जो हमें एग्जाम में करना है। ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो आप लोगों को सब मेरे साथ रहना है। मेरा तरीका क्या होता है? मेरा तरीका ये होता है कि मैं किसी ना किसी स्टूडेंट को लाइन पे ले लेता हूँ। ठीक है ना। तो मैं ज़रा सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैं अपना नाम भी चेंज कर लेता हूँ, दानियाल। आप अनम्यूट हो सकते हैं? दानियाल, आप अनम्यूट हो सकते हैं? जी। दानियाल, आवाज़ नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। दानियाल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। दानियाल, आपको मैसेज कर दें, मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। आपका माइक में भी नज़र आ रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही। जी दानियाल। अच्छा, रिकॉर्डिंग का सबको मैसेज आ गया है? दानियाल, आवाज़ नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। किसी और को आवाज़ आ रही है? चलें, नहीं आ रही तो अब आप कभी आवाज़ आए तो आप आ जाइएगा। मैं किसी और को बुला लेता हूँ। वजाहत, आप आ जाएं। वजाहत, आई आवाज यू टू अनम्यूट। जी वजाहत, जल्दी से आ जाएं। यार, रिकॉर्डिंग चल रही है और अच्छा नहीं लगता। जो लोग रिकॉर्डिंग पे ले रहे हो, वैसे तो मेरी बड़ी शिकायत है यार रिकॉर्डिंग वालों से। लेकिन क्या करें, अब चलें, रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी बॉस। जी बॉस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वजाहत? जी जी अल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का करम है। अच्छा, सॉरी, मैंने दोबारा से अगेन कर देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था। खैर, हम स्टार्ट करने लगे हैं। और एक मिनट यार, मैं ज़रा एक काम कर लूँ। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग भी रोक दूँ। एक मिनट मुझे दे दें। ये बात है। तो चले स्क्रीन करना शुरू करें। ये आप लोगों के सामने भी ओपन किया हुआ है ना, अपने पास, अपने अपने पास? जी ओपन हुआ। ठीक है। तो सर, ये रिलर पीएलसी है। अब मैं, मेरी तरह आप बोलें कि भाई क्या क्या है इसमें, मैं देख रहा हूँ जी। चलें स्टार्ट करें। चलें। मैं स्किम कर रहा हूँ आपके सामने। क्या करूँ बताओ? स्कीम के अंदर देखें कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, इसमें एग्जिबिट्स कितने दिए हुए हैं, बिल्कुल। और फिर जो है इसके रिक्वायरमेंट्स देखें सही है। कि बिल्कुल किसी जबरदस्त। रिक्वायरमेंट के साथ स्पेसिफिक कोई एग्जिबिट लिंक तो नहीं हो रहा, इसको सही देखने है। लगा। चले, ये रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। ये रिक्वायरमेंट आ गई, क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी में बताने की जरूरत नहीं है, बस उर्दू में बताते चले जाएं। क्या लिखा हुआ है? जी जी, जल्दी जल्दी बताएं। मिस्टर वजाहत। तो एक ब्रीफिंग प्रिपेयर करनी है, जैसे कि रिक्वायरमेंट है गैरी ने जैसा से बोला है, और फिर एक हाँ जो है तो एथिक्स पे नोट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये एग्जिबिट 6 आ गया मेरे पास। एग्जिबिट 7, ये दोनों देखना है। सही है, तो हम डायरेक्ट, अच्छा अब स्किम करना है तो एग्जिबिट में क्या क्या लिखा हुआ है? सर, यूके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये कोई ऐसा बिजनेस है जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है। इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, इंडस्ट्री और मार्केट का बैकग्राउंड बताया गया है। फिर इंडस्ट्री मैगजीन का कुछ जिक्र है। ये क्यों है? ये भी मार्केट की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें देखो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी की प्राइसेस राइज होंगी, रिसर्च ये शो करती है, ये कुछ होगा, सब कुछ ये लिखा हुआ है। फिर एनुअल रिपोर्ट में से कुछ इन्फॉर्मेशन है। रिलर कंपनी का खुद का बैकग्राउंड है, यानी कि पहले इंडस्ट्री का बैकग्राउंड आ गया मेरे पास, फिर कंपनी का बैकग्राउंड हो गया। तो जो इंडस्ट्री का जो बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड टूल क्या है, बजाज जल्दी बता दो। जी, जल्दी इंडस्ट्री का होगा बताओ। 5 फोर्सेस। हैं? इंडस्ट्री के टूल 5 फोर्सेस। 5 प्रोसेस नहीं, 5 कौन से प्रोसेस? जी कौन से प्रोसेस 5? नहीं, 5 फोर्सेस। हाँ सही है, 5 फोर्सेस। और पेस्टल भी। पेस्टल भी। ठीक है। इसके बाद चलते हैं। ये एग्जिबिट 2 आ गया, इसमें फाइनेंशियल डेटा में मौजूद है। अच्छा, एग्जिबिट 1 जो है ना, वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, ये कंपनी की इंफॉर्मेशन है। फिर नीचे आते हैं तो भाई फाइनेंशियल रिपोर्ट आ जाती है। और जब हम नीचे चलते रहते हैं तो फिर पोटेंशियल एक्विजिशन, सर। सर जी, एक्विजिशन के ऊपर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, याद आ रहा है कुछ कुछ कि एक्विजिशन क्या होती है, अलायंसेस क्या होते हैं, मर्जर डी मर्जर, याद आ रहा है वजह? जी जी। सही है। अच्छा, इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई
ये जो एसपीएम है और एमएसए 2 में है, क्या फर्क है? जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल दें। फर्क ये है कि जब मैं एसपीएम में बात करता हूं तो एक्विजिशन मेरे लिए के जो है बेनिफिट्स बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। जब मैं एमएसए 2 में आता हूं तो मेरे एक्विजिशन के बेनिफिट्स टूल्स हो जाते हैं, जिनके जरिए से मुझे आंसर करना है। वो बेनिफिट इटसेल्फ उसकी कोई मार्क्स नहीं है। याद आ रहा है कुछ? जी। जी बताएं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी वजह सही कहा। सही है। वजह आप जल्दी जल्दी आंसर करें ताकि हम जल्दी जल्दी कर सके, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस। अच्छा, ये मिनन है, मिनन। तो मिनन, मिनन पीएलसी को ही एक्वायर करने की बात हो रही है। फिर आगे चलते हैं। तो उसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह सब आ गए। सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट एक्विजिशन इंटीग्रेशन। सही है। ये बड़ा अच्छा, ये भी एक लॉजिकल अजीब बड़ी जबरदस्त बात है। देखें पढ़े क्या लिखा है। इट हैज नॉट येट बीन डिसाइडेड whether Riller would retain the Minen brand and after acquisition or rebrand all its operation अंडर रिलर ब्रांड। अच्छा मुझे बताएं, वजह जरा सोच के बताएं अपनी बिजनेस अक्यूमेंट से, कि कब ऐसा हो सकता है कि है ना मैं ब्रांड नेम को रिटेन करूं, अपने ब्रांड नेम को। जी, बड़ा वाज़ेह मेरा आंसर मेरा दो। ब्रांड अगर ज्यादा स्ट्रांग मेरा बिल्कुल ब्रांड अगर बिल्कुल। ज्यादा स्ट्रांग हो तो मैं उसको रिटेन करूंगा। अगर मैं इसका बीएम की जबान में बात करूं तो क्या स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है? जी। गुडविल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर ब्रांड इक्विटी, रेपुटेशन। ब्रांड इक्विटी। याद आ रहा है? जी जी। ब्रांड इक्विटी मेरी अगर होगी, अच्छा अगर, अब चलो अगला सवाल है, अगर ब्रांड इक्विटी दोनों की है फिर? ब्रांड इक्विटी दोनों की है तो फिर वैल्यूशन भी करवा सकते हैं दोनों की अलग अलग। नहीं, वैल्यूशन तो करवाएंगे। ये डिसाइड किस बेसिस पर होगा कि मुझे मिलन का ब्रांड रिटेन करना है या अपना ब्रांड रिटेन करना है? अब इसके लिए तो फिर वो करवानी पड़ेगी ना हमें कुछ, इसकी अलग से एवेल्यूशन करवानी पड़ेगी इसको। मैं बताऊं कैसे होगा? क्या क्या पॉइंट है, ये भी कोई थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसमें कोई अभी इवैल्यूएशन करवाने की बात नहीं है। देखो देखो मेरी बात सुनो। आ, हम तो देखो सारा दिन ड्यू डिलिजेंस वगैरह करते हैं, ठीक है, हमारा काम ही इस वक्त ये हुआ है। तो जब ड्यू डिलिजेंस होती है ना, तो भाई सबसे पहले बात ही होती है सवालात की हैं। आप मेरी बात समझो कि भाई किस चीज की ड्यू डिलिजेंस। ये तो अगली बात है ना इवैल्यूएशन, पहले पता तो हो किस चीज की इवैल्यूएशन। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई यहाँ पे सवाल आएगा, अब जिस सवाल को इवेलुएट करना होगा, ठीक है, और वो सवाल ये होगा कि भाई जो, फॉर एग्जांपल, मेरा एक्विजिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे एक्विजिशन का ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपेंशन हो मेरे अपने बिजनेस की, तो मुझे अपना ब्रांड रिटेन करना है। अगर मेरा एक्विजिशन का ऑब्जेक्टिव है नहीं, मुझे एक्सपेंशन करनी है अदर जोग्राफिकल एरियाज में जहां पे मेरा ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या आपका जवाब अब भी यही होगा कि मुझे नहीं मिलन का ब्रांड रिटेन करना है, ओ सॉरी अपना ब्रांड रिटेन करना है? नहीं होगा। नहीं, अब दूसरे वाले के ब्रांड को लूँ। बिल्कुल। तो भाई ये याद बात आइंदा से भी याद रखिएगा कि जब आपका ये जवाब नहीं होना चाहिए, इवेल्युएशन करनी पड़ेगी आपको, सबसे पहले सवालात बताने कि क्या इवेल्युएट करना है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। ठीक है वजह। जी जी ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं सर। फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ मिनन पीएलसी। ठीक है, फाइनेंसिंग कैसे होगी? अच्छा ये मैं बार बार कहता रहता हूँ। मैं मेरे एक बात नोट कर लें सब, अगर नोट कर सकते हैं। मेरे से ना अक्सर सवाल आता था, ऑब्वियसली सर सऊद बीएफडी में महारत रखते हैं, वही एक्सपर्ट है, लेकिन मैं जस्ट गाइड कर सकता हूँ, और ये सर सऊद भी सजेस्ट करते हैं, उन्हीं से मैंने सुना है। और मैंने उनसे डिस्कस किया था कि भाई अगर 5-10 टॉपिक मुझे बताने हो कि बीएफडी के कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत पूछे जा सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वो है, वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपका इवेल्युएशन ऑफ, क्या कहते हैं, एनपीवी। मैं अगर बड़ा स्पेसिफिक होकर बात करूं, इवेल्युएशन ऑफ एपीवी। एनपीवी और एपीवी का फर्क क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। सही है, बाज औकात वो फैक्टरिंग पूछ लेता है, यानी कि वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उसमें भी फाइनेंसिंग आ रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट की इवेल्युएशन, उसका इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल। मतलब ये कुछ ऐसे मैं 5-10 टॉपिक बता रहा हूँ जो 90% केसेस में काफी रेलेवेंट रहते हैं तकरीबन पूरे पेपर में। अब बात समझ रहे हैं वजात? जी जी बहुत समझ। ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर मैं बात करूं अदर टॉपिक्स की,
तो वो इसमें शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज है, मेरे ध्यान में यहाँ से आ गया। शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज हो गया, या आपके फॉरेक्स के फॉरेक्स है। सवाल, फॉरेक्स हो गया। सही है। इसी तरह की कुछ चीजें एक दो हैं और हैं जो मेरे इस वक्त ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन ये कुछ मैंने मोटे मोटे आपको टॉपिक्स बता दी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अब ये जो टीओआर होता है ना, ये टीओआर की बेसिस पर ही रिपोर्ट बनानी होती है। कहीं भी आप इवेल्युएशन कर रहे हो, ये उसके सवाल आते हैं जिसको इवेल्युएट करना है। तो अब ये क्या कह रहा है, या थोड़ी सी मेरी जबान थोड़ा सा वो, क्योंकि मैं जो है ना अभी भी कुछ बोल के आ रहा था। खैर, द रिलर बोर्ड वुड लाइक एचएस टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एड्रेसिंग इशूज सेट आउट बिलो with respect to potential acquisition of Minan. Analyze and compare the performance and position of Minan and Driller. ठीक है। इससे क्या समझ में आता है, ये पहली रिक्वायरमेंट से। परफॉर्मेंस कंपैरिजन है, परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी है। अच्छा, तो परफॉर्मेंस एनालिस्ट तो मैं चलो डायरेक्टली बता देता हूँ। देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पहली लाइन है। क्या बोलता है, क्या बोला ये? विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एक्विजिशन। जी। तो आपको जो कुछ भी सोचना है, एक्विजिशन से रिलेटेड सोचना है। मतलब मुझे मिनन और रिलर का सिर्फ ये नहीं बताना सर कि रेवेन्यू कितना है, या कितना उसका इंक्रीज है, कितना डिक्रीज है। सही है। अच्छा, ये तो मैं वैसे भी बोलता हूँ कि यार इसके मार्क्स नहीं होते। अब जब मैं इवेल्युएशन करूंगा ना, तो हर दफा मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होगा, एक्विजिशन। कि भाई रेवेन्यू अगर इसका ज्यादा है तो इसका कम है, तो इसका एक्विजिशन से क्या ताल्लुक है। अच्छा, इसमें इतना अच्छा एनालिसिस हुआ हुआ है, यहाँ तक हुआ हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि उसने एक हैंड में ना दो लाइनें लिखी जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसने ना पता क्या किया, एक एक करके ना बेनिफिट्स बताता चला गया। क्या करता चला गया, एक्विजिशन के बेनिफिट्स बताता चला गया कि भाई फला बेनिफिट है, ये है, साइनर्जीज है, सारे हैं। एंड में दो लाइनों में ना सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये मुझे बहुत जबरदस्त बात लगी, वो कहता है कि ठीक है बेनिफिट्स हैं, लेकिन अब बात आएगी निगोशिएशन पर। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट बात जो मैं एग्री करने जा रहा हूँ, दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू निगोशिएशन। वी शुड से, sorry, we should analyze and evaluate whether all benefits have been factored in the price. If all benefits have been factored in the price, then whether benefit is actually the benefit? Not at all. अब बात समझ रहे हैं मेरी? भाई मैं इतने 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 बेनिफिट ले रहा हूँ, अगर मैं उस सबके पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे क्या फायदा हो रहा है? अब बात समझ लो, समझ में आ रही है कुछ? जी जी। तो दैट इज एक्चुअली निगोशिएशन। मतलब कितना डीप एनालिसिस है, आप खुद देखें। Explain the factors that should be considered in deciding whether it would be beneficial to acquire Menon. एक मिनट एक मिनट, तो ये पहली और दूसरी बात क्या सेम हो गई क्या? एनालाइज एंड कंपेयर, फिर एक्सप्लेन भी करूं। जी। जी सर। जी बताएं। अब इसमें क्या हम वो लगा सकते हैं, सुटेबिलिटी, फिजिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी वाला बिल्कुल लगा हमें सकते हैं। क्रेडिट। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ना मैं आसान कर देता हूँ। देखो, जब ये परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहा है ना, अच्छा मैं थोड़ी सी आपको, आप लोगों से जरा माजरत, आप लोगों की चैट आ रही है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि भाई मैं चैट का जवाब दूं या ना दूं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप चैट लिख रहे हो। उसकी वजह ये है कि आपका दिमाग चल रहा है और आप सब मेरे साथ कनेक्टेड हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं अभी इस वक्त इनके साथ हूँ इसलिए क्योंकि मैं सवाल पे फोकस करना चाह रहा हूँ। फिर अगर आपकी कोई क्यूरी, अभी क्यूरी कोई भी मत कीजिएगा, सिर्फ अपना दिमाग चलाए। क्यूरी जब करेंगे मैं आपको खुद बोलूंगा तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। ठीक है। तो भाई आगे चलते हैं। सॉरी, मैं कोशिश करूंगा अपनी एनर्जी बरकरार रखूं। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिसाइडिंग वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल टू एक्वायर मिनरल। सही है। तो इसमें इसमें बेसिकली मैं फिर फाइनेंशियल एनालिसिस की सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं अदर फैक्टर्स भी बताऊंगा। आगे चलता है, डिटरमाइन एंड जस्टिफाई प्राइस। अब ये छोड़ देंगे क्योंकि ये पीएफटी रिलेटेड एरिया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारे सिलेबस में नहीं। आगे चलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, अगेन ये बीएफटी। आगे चलें, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द की रिस्क रिलेटेड टू डीलर रिलेटिंग टू एक्विजिशन मैनर व्हिच विल नीड टू बी असेस्ड ड्यूरिंग ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, सेट आउट द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस दैट। अच्छा, ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को मैं ओवरऑल कवर करवा दूंगा। मैं ये आप लोगों को बता चुका हूँ कि शायद हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यार मैं ड्यू डिलिजेंस पे ना को बड़ा, यानी कि इम्फेसाइज करता हूँ, क्योंकि वो बेसिकली वही पॉइंट्स होते हैं जो हमें थ्योरेटिकली सोच कर लिखने होते हैं, नॉट एज अ प्रोसीजर, बट
एज एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। तो मैं ना हर सवाल में ड्यू डिलिजेंस को जरूर बोलता हूँ कि भाई आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मजे की भी होती है। आगे चलें। अच्छा, सिर्फ ये इसलिए नहीं कि मेरा काम ड्यू डिलिजेंस है इसलिए मुझे अच्छी लग रही है, ये हमारे MS2 से काफी रेलेवेंट, ठीक है, काफी क्लोज है। आगे चलते हैं। नोट ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन। बिल्कुल, ये जहांजेब ने भी देखें, ये बात एग्री करी है कि ड्यू डिलिजेंस हमें काफी हेल्प करता है, ये आपका बिजनेस एक्यूमेन बेसिकली डेवलप करता है। ये वो सवालात होते हैं जो आपको सोचने होते हैं। खैर, नोट ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, यार देखो कितना जबरदस्त है भाई, दो लोगों की फोन की बातें हमें बताई जा रही है। बिल्कुल, कितनी गलत बात है ये। खैर, द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ रिलर एंड जूलियन मोटर कॉल्ड मी कॉन्फिडेंशियली टुडे टू रेज एन एथिकल कंसर्न, जूली सेड। अच्छा, अब ये मेरा तरीका पता है क्या होता है? वजात, वजात, एक और चीज जी मैं ऐड जी। कर दूं। यार एक है ना, एक तरीका होता है कि ना बाज औकात ना सवाल में ना कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर देती है। आप बात समझ रहे हो कि यार मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं तो वैसे मेरा मेथड तो यही है कि स्किम करूँ और सिर्फ रिक्वायरमेंट पढूं और फिर सॉल्व करना शुरू कर दूं। और फिर जब मैं सॉल्व करना शुरू करूं तो सिर्फ उसी सवाल की तरफ जाऊं जो कि मुझे सॉल्व करना है। लेकिन बाज औकात ऑटोमेटिकली आप किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये तो पढ़ लूं, ये तो कोई छोटी सी चीज है, ये तो जल्दी से पढ़ी जा सकती है। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? यस सर। क्या ख्याल? तो मुझे अंदर की आवाज को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा पीक पॉइंट होता है मेरे माइंड चलने का। मैं बोलता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं साइकोलॉजिकली बहुत सारे काम करता हूँ। तो खैर, आगे चलता है। जूली सेड दैट सम ऑफ द मेनन डायरेक्टर्स हैव इनफॉर्मली indicated that they might be prepared to recommend a lower bid price to minute shareholders। एक मिनट, क्या कह रही है ये फोन आया है रिलर, फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ रिलर जूलियन मोटर्स कॉल्ड मी कॉन्फिडेंशियली। यार थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहूंगा। वजह जरा आप मुझे उर्दू में बताते हैं, अंग्रेजी को छोड़ें, जरा पढ़ें और जरा बताएं क्या कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है। जी वजह। वजह। अच्छा, मैं सिर्फ अगर वजह को कह रहा हूँ तो ये मेरी आवाज कट गई थी जी। वजह प्लीज, आप लोग, आपको आवाज आ रही है तो जल्दी से पढ़ना शुरू करें यार, उर्दू में बताएं। वजाहत। जी जी। सर चले इसमें जल्दी ये है से कि जल्दी। डायरेक्टर्स, हाँ डायरेक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि वो लोअर बिड प्राइस को भी जो है क्या नाम है, बिड प्राइस लोअर भी लगा सकते हैं। और इसमें ये है कि फिर वो, जी जी, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई सर। यार आवाज कहाँ चली गई? वजाहत की आवाज आ रही किसी को? वजाहत। अच्छा, मैं वजाहत, मेरे ख्याल में आपका नेट का थोड़ी इशू हो रहा है, मैं जरा किसी और को बुला लेता हूँ। अच्छा, मैंने अपनी नेट की जगह चेंज की, मतलब वो जगह चेंज की है मैंने अपनी प्लेस, तो अब इंशाल्लाह तंग नहीं करेगा नेट। चले जल्दी से बताएं वजाहत, क्या बोल रहे थे, सॉरी आप। जी इसमें ये है कि डायरेक्टर्स चाहते हैं कि वो क्या नाम है, पोस्ट एक्विजिशन भी एज अ डायरेक्टर कंटिन्यू करें और उनके रेम्युनरेशन लेवल भी सेम रहे। तो वो इस पर्पस के लिए अगर उनको ये चीज़ मिल जाए तो वो हम्म। जो है अपनी बिड प्राइस को भी कम कर सकते हैं। अच्छा, ये किनके दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है? ये कन्वर्सेशन किनके दरमियान हो रही है, मतलब जिसको या वो फर्म के दरमियान और ये इसके दरमियान फाइनेंस डायरेक्टर बता रही है फोन करके। और फाइनेंस डायरेक्टर्स डायरेक्टर में जो बता है रही है। इसको फाइनेंस डायरेक्टर होगा वो। ये जूलियन मोटर्स कौन है? जूलिया नोट ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन विद जूलिया मोटर प्रिपेयर्ड बाय लॉरेंस लुइस। लॉरा लुइस कौन है ये? लॉरा लुइस कौन थी ये? आ रही है और कहीं देखते हैं। ये पहले आई है कहीं? हाँ, ये सही बोल रहे हो आप, इंगेजमेंट पार्टनर और उसके दरमियान हो रही है। हाँ ठीक है। लेकिन ये बेसिकली डायरेक्टर्स के दरमियान एक बात है जो कि बताई गई पार्टनर को, ऐसा ही है। जी ऐसे ही। चलें एंड में ये हमें क्या कह रहे हैं, कि मतलब हम क्या करें इसका? रिक्वायरमेंट का। हाँ मतलब ये क्या एंड में इसने क्या कंक्लूड किया? जूलिया एक्सप्लेन दैट गैरी। मतलब ये क्या नाम है, कंसिडरेशन, ये जो सजेशन है इसको कंसीडर करने पे वो है, कंसीडर करना चाह रहे हैं इसको। हम्म। अच्छा, इसमें कोई बात और गलत इसके लगती है?
कोई बात गलत लग रही है? सर शेयर होल्डर्स का नुकसान है ना इसमें, जिनसे शेयर ले रहे हैं। बिल्कुल नुकसान है, लेकिन शेयर होल्डर्स तो खुद मान रहे हैं। उसने कहा तो कि वो नहीं, शेयर जो होल्डर ही डायरेक्टर्स क्या। मांग रहे हैं ना, वो तो डायरेक्टर्स कह रहे हैं ना, डायरेक्टर्स कह रहे हैं ना, डायरेक्टर शेयर होल्डर जबरदस्त। अलग अलग। जबरदस्त। अच्छा, उनमें से कुछ डायरेक्टर्स में से शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो शायद सारे नहीं होंगे। नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर तो हम तो ये एज्यूम करेंगे ना कि अलग अलग। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जबरदस्त बात है। तो खैर, आपने सही नोट कर लिया। अच्छा, अब जरा रिक्वायरमेंट देखते हैं। एक तो ये देख ली, ये देख ली, देख ली। अच्छा, अब ये पहले वाली रिक्वायरमेंट पे हम जरा चलते हैं, ठीक है। और मैं ये करूंगा कि अपने पास वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और आप भी अपने पास वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। हमारी स्क्रीन पर सिर्फ सवाल होगा, आंसर हम खुद देख रहे होंगे। मतलब मैं अपने पास अब, बल्कि स्क्रीन पर आप मुझे सजेस्ट करें वजह, मैं स्क्रीन पर सवाल रखूं या वर्ड डॉक्यूमेंट रखूं, क्योंकि वो तो मैं लिख रहा हूँ जी। अब सबकी राय ले लें, तो मेरा क्या, बाकी भी सब जी भाई, बाकी से बता पूछ दें लें। सब। हाँ, मतलब आपसे पूछने का मतलब यही है। अब दोनों रखने हैं, कैसे रखी जाए, ये एक मसला है। दोनों तो नहीं रखी जा सकती। हाँ, ये एक अल्ट वैसे टैप करते करते रहेंगे। अल्टर वैसे टैप वर्ड फाइल में खोल कर। लें, वर्ड फाइल खोल लें। आई थिंक अगर अगर आप शेयर हाँ, करते हैं चैट पे क्वेश्चन, तो सब जो है अपने अपने पास डाउनलोड कर लें और आप वर्ड फाइल खोल लें। अब मैं क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में आप लोगों के पास, सबके पास खुला हुआ होगा ना। हाँ, तो क्वेश्चन जो है सब अपने पास अलग से खोल लें और वर्ड फाइल आप खोल लें अपने पास। ठीक है। चले, मैं एक काम करूंगा, अल्टर टैप करता रहूंगा, कोई मसला नहीं। ये मेरे पास आ गया वर्ड फाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बंद कर रहा हूँ। ये हमारे पास शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज। चले, अब ये ना, इसमें आप एक काम करें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। आप लोग ये लिखना जरूर शुरू करें जरा, इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। फिर मैं 5 मिनट बाद आप लोगों के साथ ज्वाइन करता हूँ। आप सिर्फ ये करें, एनालाइज एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ पोजीशन ऑफ मिनन एंड रिलर। और सवाल आपके पास है, ठीक है, एग्जिबिट्स आपके पास है। आप स्टार्ट करें। ठीक है जी। जल्दी से करें। जल्दी से। मैं जरा ना एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं, एक्सट्रैक्ट करके इसके आंसर में से। वो हमारी रिक्वायरमेंट के से रिलेटेड है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो रिलर पीएलसी, रिलर पीएलसी का पेज नंबर कौन सा है? ये हमारा पेज नंबर 467। एनालाइज एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस। ये टेबल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम कैलकुलेट तो नहीं करेंगे। अच्छा, ये वैसे है तो बीएफडी का एरिया, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अच्छा है, चलें ये भी कर लेते हैं। तो ये पेज सिर्फ आपसे शेयर करूंगा, पेज नंबर 468 और 469। ये अभी आपके पास चैट पे आ रहा है, तो जरा देख लें टूल्स में। ऑर्गेनाइज 469 एक्सट्रैक्ट किया मैंने। आंसर पेज नंबर 468, अंगूर में डाला। और मैं इधर चैट पे लिखा मैंने। ये आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया।
देखिए आपके सामने डॉक्यूमेंट आ गया, मिल गया, जल्दी से कंफर्म करें। ये कैलकुलेशन है, ये आप कर लेंगे, बेसिक सी कैलकुलेशन है, असल उसका एनालिसिस है। देखें चैट पे आ गई। चैट पे आ गई, मुझे कंफर्म कर दें, चैट पे आ गई। और सॉरी, हाँ रजिस्टर्ड ग्रुप में मैंने डाला है। ठीक है, और ये मैं एक, चले भाई सबके पास आ गई हुई। इसको देख के आपको सॉल्व करना है। सही है। अच्छा मैं अब अपने आपके सामने वर्ड फाइल खोल रहा हूँ। आपके सामने वर्ड फाइल खोल रहा हूँ, और वो जो टेबल है आपको अपने पास रखना है। ये मैं स्टॉप शेयर किया मैंने। चले भाई, अभी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। फाइनेंशियल कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा आप लोगों को सबको दिख रहा है, या मैं थोड़ा और मैग्नीफाई करूं? कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ग्रीन टी, ग्रीन टी। वजह यार, आप मेरे साथ हो कि नहीं हो? आप जल्दी से आ जाओ। जी सर। अच्छा जी। अच्छा अब है ना, आप जो है ना नहीं लिखेंगे, आप मेरे साथ काम करेंगे, बाकी सब लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप समझ लो, आप मुझे लिखवा दो एक तरह से। ठीक है जी। ठीक है वजह। ठीक। अच्छा जी। अच्छा अब आपके सामने टेबल खुला हुआ है वजह। मुझे एक बात बताओ, जब मैं मुझे मुझे खरीदना किसको है, मिनन को या रिलर को? पर मुझे करना है मीनिंग को। मिनन को। अच्छा एक है ना बड़ा अच्छा, इसमें एक चीज हुई है, मैं उसी को फॉलो करूंगा। बेसिकली देखो, ये जो सवाल है, इसमें बेसिकली का है तो कंपैरिजन। सही है, और मुझे कंपैरिजन करना है रिलर और मिनन को। लेकिन इसने जो बेस बनाया है ना, देखो किसी ना किसी को बेस बनाना पड़ेगा। वे तो इसने क्या किया है कि सबसे पहले रिलर की खुद की परफॉर्मेंस देखी है, क्योंकि मुझे एक्विजिशन करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी अपनी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है। और फिर उसने उसको बेस बना के आगे कंपैरिजन किया। ठीक है जी। तो मैं वजह इसी को फॉलो करना शुरू करूंगा। तो अब अगर आप आपके सामने जो टेबल है, वो क्या है टेबल, रिलर का है या मिनन का है? सर रिलर का भी है, फिर मिनन की इंफॉर्मेशन भी है इसमें। जबरदस्त, तो यानी कि दोनों की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। यस सर। ठीक है, चले चलते हैं। अच्छा अब आ जाए, सबसे पहले एनालिसिस में सर क्या करते हैं हम, क्या देखते हैं एनालिसिस सर जब करते हैं? सबसे सर मेन सबसे पहली चीज जो देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि मतलब जो जिससे हम कंपेयर करें कि क्या वो सेम बिल्कुल सेम पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, या इंडस्ट्री का कितना डिफरेंस है इन दोनों में। अच्छा ताकि मैंने अभी फिर आपको मैंने आपको अपनी अप्रोच बताई ना। हमें सबसे पहले रिलर यानी कि रिलर की परफॉर्मेंस देखनी है। हम पहले इस पे कमेंट करेंगे। ठीक है। इसके रेवेन्यू से, हाँ इसके रेवेन्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपका जबरदस्त पॉइंट है कि यार सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है, रेवेन्यू। अच्छा अब मैं ना पूरे पूरे वर्ड लिखूंगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस इसी चीज की कर रहे हैं। ठीक है, पूरे यानी कि पूरे पूरा मैं सेंटेंस लिखूंगा। अच्छा मुझे बताओ, रेवेन्यू कितना परसेंट बढ़ा है? रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है रिलर का 22.7%। 22.7%। अच्छा अब है ना, एक काम हमने नहीं किया है बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या नहीं किया है सर? हमने सवाल तो पढ़ा ही नहीं है, हम तो सिर्फ एग्जिबिट को देख रहे हैं। क्या ख्याल है? जी क्या सर ख्याल है? ऐसे ही। ऐसा ही है, तो मैं जरा शेयर करने लगा हूँ। आ जाते हैं दोबारा रेलर पे। हाँ भाई,
रियल पीएससी अब ये पढ़ते हैं। अज्यूम दैट इट इज नाउ नवंबर 2005, रियल पीएससी। मैं जो है जरा इसको आने की तरह लेके चलूंगा। एक तरीका क्या होता है सर, एक के बाकायदा सवाल को सवाल की तरह पढ़ना। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम फोकस उसी पे रहेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने की प्रैक्टिस हम आज तक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, कहानी की तरह मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करूंगा। रिलर पीएलसी है, यूके बेस्ड बिल्डिंग कंपनी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बनाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब है सर इसकी मार्केट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की है, मार्केट सेक्टर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो सर ये यूके में है। इसमें हाउसेज और अपार्टमेंट्स ये बनाती है, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड भी है। इन कॉमन in common with many other companies that build residential property, Real performed poorly from 2008 to 2 because of downward pressure on property prices on sales volume during the recession. However, Real has now returned to profit following an upturn in property price since 2002, 3 years ago. अब मुझे एक बात बताएं, बजाज रेवेन्यू कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था? रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 22.7%। रेवेन्यू हुआ इंक्रीज 22.7%। सर इसका जवाब यहाँ पे मिला है कि नहीं मिला, कि क्यों इंक्रीज हुआ है? क्या बोलता है ये? रिसेशन क्या जो है बोले? खत्म हुआ है। रिसेशन खत्म हुआ है, तो इसमें कोई कमाल है कंपनी का रेवेन्यू नहीं, ये इंक्रीज तो होने में? मार्केट चेंज हो गई ना, ये तो क्या मैं ये एक्सटर्नल तो एनवायरनमेंट में चेंज आया है। जबरदस्त। तो मुझे यही कमेंट करना है कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसमें कंपनी का कमाल नहीं है। सही है। तो मैं अब ये अच्छा, मैं वैसे ये तरीका नहीं होता एग्जाम में सॉल्व करने का, लेकिन अभी मैं क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं ना पॉइंट लिखता चला जाऊंगा, जब जब जो पॉइंट मिलेगा लिखता चला जाऊंगा। ठीक है जी। वरना एग्जाम में तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है, बता एग्री? जी जी, एग्री। ठीक है। तो भाई अब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि टोटल रेवेन्यू कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज लेकिन हुआ है डिस्पाइट रिडक्शन प्रॉपर्टी प्राइसेस, बट इट इज हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू द चेंज इन मार्केट कंडीशन। तो बस ये लिखना। तो यहाँ लिखने ठीक। लगा हूं मैं। ये मैं लिखने लगा हूँ। द रेवेन्यू हैज बीन इंक्रीज बाय कितने परसेंट? 22.7%। 22.7। मेरे पास यार टेबल और कुछ भी है नहीं, बस मैं डायरेक्ट कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सवाल से टिप पढ़ रहा हूँ। 22.7%, the revenue has been increased by 20 despite the recent recessions. But critical point is that the increase in revenue is not due to the improvement। नहीं, इज नॉट नहीं लिखना चाहिए, सॉरी, देखो मैं गलती कर रहा था। मे नॉट, मे नॉट बी, इज नॉट नहीं लिखना है। वजह पता है ना क्यों? यार वजह में बोलना इसका तो मतलब सब। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स यूज नहीं करनी ना। बिल्कुल। तो अब अच्छा, मैं वजह बोल रहा हूँ तो सबकी बात हो रही है, ठीक है। मी नॉट बी ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, बट ड्यू टू, बताएं। ड्यू टू चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये मार्केट या रिसेशन हाँ। जो खत्म। हाँ, ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, बस। अच्छा, मैं ये भी लिख सकता था, इम्प्रूवमेंट इन इसको मार्केट कंडीशन। इकोनॉमी से इसको सर इसको मार्केट कंडीशन लिखेंगे या चेंजेस इन इकोनॉमी लिखेंगे? ये तो इकोनॉमिक साइड पे, ये तो इकोनॉमिक लेवल पे चेंज आया है। बिल्कुल जबरदस्त है, चेंजेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, है ना। जी अच्छा, मैं ये भी लिख सकता था कि इम्प्रूवमेंट, लेकिन इसलिए नहीं लिखा कि ऊपर चेंज लिख चुका हूं, तो थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। समझ में आई? अब ये अजीब सा लगता है ना, ड्यू टू इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी बट ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, है ना। जी जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, जरा आगे पढ़ते हैं सवाल को। मुझे बताएं, आपके सामने स्क्रीन पे सवाल शो हो रहा है या मेरे वर्ड ये सवाल सवाल शो। सवाल शो हो रहा है? अच्छा, मैं लिख रहा था यार अभी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डीलर कह रहे कि आज टू मीट विद लॉरा हु इज द पार्टनर, वगैरह वगैरह, फिर मीटिंग हो। अच्छा, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूँ
कि भाई वगैरह वगैरह का मतलब इग्नोर करके चलो, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नजर नहीं आ रही, ये इसका मुझे क्या करना है। द मीटिंग Gary opened the meeting. Dealer has been increasingly profitable over past 2 years. Factors that have been helped us to return to profit, including a reorganization 2002. Also, most recently, the general improvement in the residential property market, जो ऊपर हमने बात की वो कंफर्म हो गई. In order to continue this growth in profit, however, अच्छा ये प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है ना। The board has decided company needs to make a strategic acquisition. एक है ना, एक बहुत अच्छी चीज भी सीखेंगे हम कि एक्विजिशन में स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स कौन से होते हैं, ऑपरेशनल पॉइंट्स कौन से होते हैं। ठीक है जी, ठीक। आगे चलते हैं। रिलर बोर्ड हैज, अच्छा सीखेंगे का मतलब ये नहीं है भाई कि पहली दफा सीख रहे हैं सब कुछ, पोर्टल पे सारी चीजें बहुत डिटेल में, कई सवालात स्पेसिफिक टू द टारगेटेड, सब कुछ कवर है। बस इसको हम समझ लो रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रिलर बोर्ड हैज आइडेंटिफाइड अ पॉसिबल टारगेट, अच्छा अभी इसके लिए इसने कहा कि भाई स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन करनी है क्योंकि मुझे ये प्रॉफिट रिटेन करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट रिटेन। I have prepared some information about UK residential property building industry and market background, including an extract from annual report of Mega PLC, one of the UK market leaders. I have also prepared some background information on Riller. The finance director, Julie Mota, has provided some financial and operating data. Riller board has identified a possible target company, Milan PLC, and I have drafted confidential briefing note relating to its acquisition. We would welcome as an evaluation of this evaluation, जो हमारा requirement भी है। Financing the acquisition is a key factor. जो दो alternatives हैं वो बता दिए गए, आगे चलते हैं। एंगेजमेंट पार्टनर की क्या ब्रीफिंग है, लॉरा आस्क्ड टू सी यू आफ्टर द मीटिंग, शी आउटलाइंस अगर वगैरह वगैरह, आई वुड लाइक टू प्रोवाइड मी अ ड्राफ्ट रिस्पांस टू रिक्वायर वगैरह, इन एडिशन आफ्टर मीटिंग आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम जुरे वगैरह, रिक्वायरमेंट आ गई। अब एग्जिबिट 1 पढ़ते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट कंप्राइजेस टू सेक्टर्स, भाई दो सेक्टर हैं, द न्यू बिल्ड सेक्टर एंड सेकेंडरी मार्केट सेक्टर। अच्छा ये क्या होता है भाई, न्यू बिल्ड सेक्टर इज कंसर्न विद कंस्ट्रक्शन सेल बाय बिल्डिंग कंपनीज ऑफ न्यू हाउसेज एंड अपार्टमेंट, जो हम करते हैं, ये हमारा सेक्टर है। न्यू बिल्ड सेक्टर में हम काम करते हैं, आपको याद होगा हमने ऊपर देखा था। द सेकेंडरी मार्केट सेक्टर इज कंसर्न विद सेल ऑफ इंडिविजुअल्स, sales of sorry with the sales by individuals of their home in private transaction with individual purchasers, individual buying एंड हाउस और अपार्टमेंट नॉर्मली ऑब्टेन अ लोन टू फाइनेंस द परचेज। यार ये वो वाला है जो कि बेसिकली अगर जिसने कंस्ट्रक्टर है उसने प्रॉपर्टी बना दी बेच दी, अब आगे यानी कि सेकेंडरी मार्केट में जो ब्रोकर वगैरह होते हैं प्राइवेट, वो ये काम कर रहे हैं। The prices of residential properties can fluctuate widely. In particular, there can be a period of rapid increase, sometimes as high as 20% 1 year in some region of the UK. However, the period prices can also fall as occurred in recession from around to many residential property building companies failed in this period and most suffered losses. इस बात की सिग्निफिकेंस इसलिए कि भाई कोई भी प्लानिंग करना देख के करना, फ्लक्चुएशंस बहुत है। Property prices related to increase after 2 most residential property building companies that survived the recession showed significant increase in profit. जिन्होंने survive कर लिया, profit retain कर लिया। Residential property price increases have occurred throughout the UK. However, while increases have been significant in London and the surrounding areas, where the property prices have always been significantly higher than the rest of the UK, there have been smaller price increase in other regions. इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है बजाज, सिर्फ ये वाली जो आखिरी बात मैंने कही है। अब जो जो क्या नाम फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकती है कि जो हम एक्विजिशन करना चाह रहे हैं वो दूसरे रीजन में ज्यादा ऑपरेट करती है। जबरदस्त यार बजाज, देखिए ये चीज चाहिए यार, ये आप सब लोगों से चाहिए। देखो बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ रही है। इसको मैं क्या कहता हूँ, मैं अक्सर वर्ड यूज करता हूँ, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। जब आप ये करते हो, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे लिए एग्जाम में पॉइजन होता है ना, मैं उसको पॉइजन कहता हूँ। वो पता है क्या होता है, और मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मेथोडोलॉजी में वो चीज डालता हूँ, चाहे मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। वही होता है कि भाई जो काम मुझे पेपर वाले दिन जाके करना है वो आज कर लूँ, नंबर 1। दूसरी चीज, वो काम करने की मुझे आदत हो जाए। इससे क्या होगा, इससे होगा वो जो फियर ऑफ अननोन है, मुझे नया सवाल देखना है, उस वो चीज खत्म हो जाएगी। तो यही काम प्रिडिक्टिव एनालिसिस करता है कि मैं मुझे ऐसा कभी लगेगा ही नहीं, ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन मैं पहली दफा पढ़ रहा हूँ। दूसरी बात, हमेशा ये याद रख लो, ये प्रिंसिपल याद रख लो
ये हमेशा अपनी स्टडीज में बैठ करना, सर मुझे हर कहानी से इंटरेक्ट करना है, स्टोरी की तरह पढ़ना है। ये मैं बार बार, मुझे जो भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स पास हुए हैं सबकी जबान पे ये होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं कि सर ये वाली बात ने मुझे बहुत फायदा दिया है। क्योंकि जब तक आप कनेक्ट नहीं होगे सिनारियो के साथ, आप में बिजनेस अक्यूमेंट आ ही नहीं सकता। बिजनेस अक्यूमेंट नहीं आएगा, आप कभी भी आंसर अच्छा नहीं दो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द फैक्टर इन्फ्लुएंस आर वेरी बट इंक्लूड, अच्छा क्या बात कर रहे थे हम, सॉरी। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइसेस आर वेरी बट इंक्लूड द लेवल ऑफ पर्सनल इनकम्स, लोन, इंटरेस्ट रेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट वगैरह वगैरह वगैरह। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंडस्ट्री मैगजीन क्या बोलता है? यूके's लार्जेस्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिल्डिंग कंपनीज विल सी प्रॉफिट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ये बोल रहा है कि आगे प्रॉफिट आ रहे हैं। रिसर्च शोज दैट यूके's 10 लार्जेस्ट कंपनीज इंडस्ट्री own enough land to build around a 500,000 loans. In total, they made a pre-tax profit of more than 2,000 billion in 2000, more at 35% in 2003. Jeff Knight of the House Builder Association, whose members account for 75% of new residential property built UK, said profits in the industry fell very steeply in 2008 and following few years, with most companies making losses, many companies failing. Those companies surviving the crisis have reorganized with profit now returning to pre-recession levels. एक बात नोट करें कि यहाँ पे कोई भी ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि ग्रोथ होगी? जी, जी भैया। हम अब प्री रिसेशन लेवल पे जा रहे हैं, तो उसका मतलब कि हमारा रिसेशन पीरियड खत्म हो गया, हम ग्रोथ पे जाएंगे, ग्रोथ पे मूव करेंगे। नहीं, प्री रिसेशन लेवल तक आने की बात हो रही है, अभी ग्रोथ मतलब वो ये है कि हम पिछली जगह पे जहां थे वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेगा पीएलसी एनुअल रिपोर्ट, जो कि, अच्छा मेगा पीएलसी कौन थी ये? बीच में से मेगा पीएलसी कहाँ से आ गई? मैं, मुझे कोई जवाब देगा बजाज? मेगा पीएलसी क्यों आ गई? ये मार्केट लीडर है। जबरदस्त। अच्छा मैं आपको है ना इंटरेस्टिंग आई कैप का क्वेश्चन बताता हूँ, जिस पेपर में मैं पास हुआ था। उस पेपर में एक बड़ा जबरदस्त सवाल आया था, और मैं बताता हूँ हुआ क्या। वो इथिक्स का क्वेश्चन था। अच्छा, इथिक्स का क्वेश्चन है, कंपनी का नाम है एबीसी, एग्जिबिट में बात हो रही है जेड एक्स वाई जेड की। अब मैं जब वो सवाल सॉल्व कर, वो मुझे नहीं लगता वो अच्छा हुआ होगा सवाल, लेकिन वो जब मैं सवाल सॉल्व कर रहा था, मुझे बेचैनी ये हो रही थी कि खुदा का वास्ता है कि जिस कंपनी की बात बारे में बात मुझे करनी है वो दे दो। आप समझ में आ रही है बात बजाज? जी जी। ठीक है। अच्छा, वो मिली ना, मिला ही नहीं। अब इसको मैं पता है क्या कहता हूँ? फाइटिंग विद एग्जामिनर। एग्जामिनर से फाइट करना। आज मुझसे ना मैंने क्यूरी शेयर की थी, किसने देखी थी? मैंने स्टूडेंट की क्यूरी शेयर की थी, उसका रिस्पॉन्स शेयर किया था। देखा था वजह? देखा क्या था, सुना था? नहीं, अभी नहीं सुना। यार ये तो कितनी बुरी बात है ना। अब मैं देखो, मैं ना कोशिश करता हूँ बड़ी, मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आती है, उसमें से इतनी सारी क्यूरीज में से ना सिलेक्ट करके आपको भेजता हूँ, देखें कितनी इंपॉर्टेंट होंगी वो क्यूरीज। क्या ख्याल है? जी, यस सर। तो प्लीज देख लिया करें। उसमें उसने स्टूडेंट ने सवाल किया था, क्या किया था, मेरे जहन से सवाल निकल गया यार। वॉइस नोट में था, 12 लाख सुन लेना। उसने सवाल ये किया था कि, हाँ, उसने 12 मैं सवाल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने ये किया था कि है ना, एग्जामिनर ने एक बात बता दी थी कि भाई आप इसको ये समझा जाए। सही है। एक- तो स्टूडेंट कह रहा था कि नहीं, इसमें ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। तो मैंने उसको ये कहा, भाई आप एग्जामिनर से फाइट नहीं कर रहे, आप उसकी सोच के साथ अलाइन करो। वो कह रहा है उसी की बात करो। तो यहाँ पर जब वो मेरे पास क्वेश्चन आया था ना एथिक्स का, तो बेसिकली वो मैं आपको बता भी देता हूँ क्या था। वो ये था कि एथिक्स की बात हो रही थी, और इंडस्ट्री में ना ये बात चल रही थी कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, जो कि अनइथिकल एक काम है। तो अब मैं, बात ये है कि उस पूरे क्वेश्चन में ना किसी और कंपनी की बात की गई। सही है। अच्छा, अब मजे की बात ये है, अच्छा एंड में कंपनी के बारे में ना सिर्फ 3-4 लाइनें थी। तो मजे की बात ये है कि वो, उसने मुझे कहा कि भाई इथिकल इवैल्यूएशन करो और उसको गोइंग फॉरवर्ड वे दो कि भाई क्या करना चाहिए। तो अब इंपॉर्टेंट बात, मुझे ये बता दिया गया था कि भाई ये कंपनी बच्चों से काम नहीं करवाती। तो भाई बात खत्म हो गई? नहीं, बात नहीं खत्म हुई। मसला ये था, अब देखो कैसे बात कनेक्ट हो रही है। वो जो कंपनी थी ना,
वो इंटरनेशनल कंपनी थी, मजाक सुन लो, इंटरनेशनल कंपनी थी। तो उसको ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलते थे। तो ये जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं इस तरह की अनइथिकल वर्क के लिए। वो एक अलग बात है कि ये सिर्फ हिपोक्रेसी है, खैर ये इस पे बात नहीं है आज करनी। लेकिन बहरहाल वो सेंसिटिव होते हैं इस बारे में। ठीक है। तो अब मसला ये है, काम सिर्फ करना नहीं था, दिखाना भी था। क्योंकि वो जो बात की गई थी ना जिस कंपनी के बारे में, वो उसके बारे में आर्टिकल छपा था मैगजीन में, और ये बात हेडिंग में लिखी थी और कहीं नहीं लिखी थी। तो मुझे उस हेडिंग की बात पकड़नी थी कि भाई क्योंकि एक्सपोर्ट के ऑर्डर सेंसिटिव है, आपने बताना भी है कि आप इसके लिए क्या कर रहे हो, वरना तो आपके पास से एक्सपोर्ट के ऑर्डर चले जाएंगे। आप बात समझ रहे हो? यस सर। ये था बस, मतलब ये बात करनी थी। अब वो पूरे आंसर लिखते वक्त मुझे हर वक्त ये बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मैं एग्जामिनर से फाइट कर रहा था। मैं कोशिश नहीं कर रहा था कि इसकी सोच के साथ अलाइन करूं कि वो क्या करना चाह रहा है। तो बहरहाल अब यहाँ पर है कि भाई मेगा कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द यूके लीडिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिल्डिंग कंपनी ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। मेगा टोटल वॉल्यूम इंक्रीज बाय 24%। अब ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि मार्केट लीडर है। सही है। During the current financial year, Mega's total sale volume grew by 24% हो गई है, and same period the average selling price over properties increased by 15%. The substantial increase in number of properties sold combined with property price inflation, excess of build cost inflation, improve our gross margin जो कि 22% था। अब ये बात शायद इसलिए बताई गई होगी, शायद। अच्छा पहले आप बताएं बता क्यों बताई गई होगी। तो मतलब ताकि हम अपने जो कंपनीज के हम रेशियो निकालें उससे कंपेयर करें। जबरदस्त सर, एक टर्म यूज होती है बेंचमार्किंग। हाँ, बेंचमार्किंग से। बिल्कुल। तो भाई आपको बेंच मार्किंग हमेशा मार्केट लीडर को किया जाता है अगर आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है। भारत एग्जिबिट 2। एग्जिबिट 2 कंपनी बैकग्राउंड। जी सर। रेलर वॉज एस्टेब्लिश ओवर 50 ईयर्स अगो। अब रेलर की बात करते हैं। अच्छा ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में जल्दी जल्दी समराइज करें, वजह क्या क्या बातें पता चली, जल्दी जल्दी। तो इंडस्ट्री का ये है कि कुछ टाइम पहले रिसेशन में थी, अभी रिसेशन जो खत्म हुआ है प्री रिसेशन लेवल पे आ गई है। तो और इसके दो मेन सेगमेंट्स हैं। एक मतलब एक नए घर और एक मतलब जो पुराने बने हुए घर। और एक इसके जो इंडस्ट्री लीडर की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जी सही है। और कि नहीं तो थोड़ा थोड़ा बताए और ना, क्या थोड़ा थोड़ा सा बताए ना कि भाई फॉर एग्जांपल यूके मार्केट में रिसेशन था, ये हुआ फला हुआ, प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, इन्फ्लेशन हुआ, फिर लेकिन लोगों ने जिन कंपनी से रिकवर कर लिया उन्होंने फिर सब्सटेंशियल प्रॉफिट आ गए। ये नजर आ रहा है कि भाई जो प्रॉफिट का इंक्रीज है वो मार्केट कंडीशन की वजह से है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बिल्कुल। मार्केट लीडर की इंफॉर्मेशन दी गई, तो ये सब अपने जहन में। ये होता है, इसको बोलते हैं क्विक माइंड रिवाइंड। यानी कि आप क्या करो, क्विक क्विक जो जो चीजें याद आती जा रही है 1-2 मिनट लगा के रिवाइंड कर लो। ठीक है। ठीक है। आगे चल दो। हाँ, आगे चलते हैं। तो सॉरी, आगे ये है। हाँ। भाई 50 साल पहले ये कंपनी बनी थी। इट ग्रू बाय डेवलपिंग अ गुड रेपुटेशन फॉर बिल्डिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड ऑब्टेन लिस्टिंग ऑन 14 साल पहले, यानी 50 साल पहले बनी थी, 34 साल हो गए, सॉरी 34 साल लगाने पहले लिस्ट करने के लिए। द प्रॉपर्टीज बिल्ड बाय रिलर आर पोजीशन अबव मिड मार्केट इन टर्म ऑफ साइज एंड क्वालिटी, यानी कि अच्छा ये उसने कहा है कि अबव मिड मार्केट, ये नहीं कहा कि हाईएस्ट क्वालिटी, मतलब एवरेज क्वालिटी। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कम, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ज्यादा। इट हैज फोकस its building activity in large towns and cities in the north of England. The company has survived by adopting a prudent policy of acquiring a significant land on which house can be future, and unlike many companies that fell to in recession, its financial gearing is relatively low. ज्यादातर कंपनीज ने बहुत ज्यादा लोन ले लिए थे, इन्होंने नहीं लिए तो ये सरवाइव कर गए। इन कॉमन विथ मैनी कंपनीज इन द इंडस्ट्री। अच्छा मैं सॉरी, यार एक बात ध्यान में आ गई। खैर वो रेलेवेंट नहीं है, 1 मिनट लगाऊंगा। वो आपने वो वाली थ्योरी पढ़ी है कौन सी, जो मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा। पीएफडी की थ्योरी कहलाती है कि आप जितना लोन लोगे आपका उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, है। वैल्यू बढ़ेगी, एमएम थ्योरी। हाँ याद आ रही है। जी जी। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी थ्योरी बनती है ना उसके पीछे एक रिस्ट्रिक्शन होती है।
कोई भी थ्योरी होती है उसके पीछे रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि उसका एक लिमिटेशन होता है कि भाई, और इससे बढ़ के उसकी अजम्पशन होती है कि इन अजम्पशंस की बुनियाद पर ये जो थ्योरी है सही होगी। ऐसा ही होता है, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। ठीक है। अब उसमें ना एक अजम्पशन है जो ऑटोमेटिक है, वो कह रहा है वैल्यू बढ़ेगी, है ना? ऐसा ही है। ऐसे ही। लेकिन वो वैल्यू क्या कंपनी के लिए बढ़ रही है, उसके इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के लिए बढ़ रही है, या बैंक के लिए बढ़ रही है? सवाल ये है। शेयर होल्डर्स के लिए। बिल्कुल भी नहीं। भाई तुमने लोन लिया है, शेयर होल्डर्स के पास प्रॉपर्टीज हैं, उसके पास जो बाकी चीजें हैं वो किसके पास गिरवी रखी हुई हैं? बैंक के पास रखे जी। हैं। तो बस किसके लिए काम हो रहा है? जी, सही। बताएं। तो बहरहाल ये एक बात थी जो मेरे ध्यान में आ गई, क्यूरीज वो ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में लिख के आ जाए। खैर, इन द यूके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिल्डिंग डीलर इन द टॉप 5 इन कॉमन विद मेनी कंपनी इंडस्ट्री डीलर प्रॉपर्टीज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली पास्ट ईयर द रिजल्ट ऑफ डिजाइन प्राइस इंक्रीज इंडस्ट्री प्रॉफिट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर 3 more years एंड अबाउट 10% पर एनम बिफोर। ये अब वो बता रहा है कि यार हर साल कितने परसेंट रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। और कंपनी बची किस वजह से? इन द यूके प्रॉपर्टी बिल्डिंग इंडस्ट्री इज द रिलर इज इन द 25 लार्जेस्ट कंपनी बट इट इज आउटसाइड 10 कंपनीज विच डोमिनेट द इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब ये कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। रिलर हैज large central depot from which it operates in north of England. It does not have depot in south of England. It seldom has building project in area. अब ये यार बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, क्यों बताओ वजह? लिखा है सेंट्रल। भाई यार मुझे मेरे सामने ना रिक्वायरमेंट दोहरा दो, मुझे क्या क्या करना है, एक्विजिशन को इवेलुएट करना है ना, और एथिकल जी पे एक्विजिशन। काम करना हाँ। है ना। तो अब आपको याद होगा हमने एक जिक्र किया था कि एक्विजिशन हो सकता है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन या हो सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है मार्केट डेवलपमेंट हो सकता है मार्केट पेनिट्रेशन। अब ये जो है ना, हम्म। ये बात बताई जा रही है कि बहरहाल मुझे अपना सेक्टर पता चल गया। अब हो सकता है कि वो अगर मार्केट पेनिट्रेशन भी हो, लेकिन वो मार्केट सेक्टर अलग हो, ठीक है। समझ रहे हैं? सही। जी जी। अच्छा आगे चलते हैं। डीलर परचेज लैंड लॉन्ग टाइम बिफोर इट नीड्स टू बिल्ड ऑन द लैंड एंड देयरफॉर हैव द सब्सटेंशियल लैंड बैंक इन्वेंटरी। अ की रीजन फॉर द recent increase in profit has been that land was acquired at low cost during the recession. ये इसने कितनी जबरदस्त प्लानिंग की, यानी कि एक तो इसने बहुत बड़ा लैंड बैंक रखा हुआ है ताकि अल्टीमेटली जब रिसेशन खत्म होगा तो प्राइसेस इंक्रीज होंगी, ये बेचना शुरू कर देगा। दूसरा, उस वक्त जब रिसेशन में इसको लैंड कम प्राइसेस पे मिल गई, ठीक है। तो increase in the value of land over the past 3 years have been made recent land purchases significantly more expensive than previously in the case। सही है। सही। Inventories are the company's major asset and comprise primarily the land bank but also building material, work in progress, on partially completed house and unsold completed houses. Revenue is recognized on legal completion. Revenue is recognized on legal completion of sale of house, clearer share capital वगैरह वगैरह। 27% प्राइवेट इक्विटी के पास है। ये वगैरह वगैरह इसलिए कि हमें ना कि हमारे हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं देख रहे, वरना तो वो जो है ना सोर्स ऑफ फाइनेंस वगैरह उसके लिए काफी क्रिटिकल होती है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, इसमें ना एक इन्फॉर्मेशन काफी क्रिटिकल है। जब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे ना तो जरा उसको दोहरा लेते हैं कि क्या क्या करेंगे। मैं आपको जरा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि फिर मैं आपको 10-15 मिनट दूंगा और आप है ना खुद से करेंगे परफॉर्मेंस, सिर्फ और सिर्फ रिलर का परफॉर्मेंस एनालिसिस आपने करना होगा। लेकिन मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एग्जिबिट ये वाले आ गए, यहाँ पे आपको ये मिल गई। इसके बाद पोटेंशियल एक्विजिशन की अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिलर की परफॉर्मेंस बता रहे हैं। फिर रिलर और मिनन की परफॉर्मेंस एक्वायर सॉरी कंपेयर जब करेंगे तो फिर ये वाला एग्जिबिट पढ़ेंगे कि भाई पोटेंशियल एक्विजिशन, क्योंकि फिर हमें ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसी को रखना होगा, ठीक है। अच्छा ये मिनन की परफॉर्मेंस आ गई और आपको मैंने टेबल दिया हुआ है जिसमें दोनों की परफॉर्मेंस इसको बताया गया है। सर वर्किंग असम्पशंस आ गई, काफी दफा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर साइनर्जीज आ गई जो एक्विजिशन में काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। पोस्ट एक्विजिशन इंटीग्रेशन की सर ये वाली बात आ गई। इसके बाद फाइनेंशियल, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये एग्जिबिट थोड़ा सा देखना होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा दिया है। अब मैं बता देता हूँ वजाहत के साथ मिलकर कि
क्या क्या एनालाइज करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रिलर को अगर हम देखें, क्या क्या भाई बताओ। सर उसके देख लें कि वो किस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, कि नहीं हमें नहीं इससे नहीं क्या नहीं यार मिल यार सकती ये है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो वजाहत। मैं फाइनेंशियल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। उसके रेवेन्यूज को पहले, सबसे पहले देख सकते हैं। उसके सही है रेवेन्यू और के पीछे अगर ग्रोथ है तो उसकी रीजंस क्या है। सही है। और फिर सही इसकी है। रेशियो एनालिसिस करनी चाहिए हमें। सही है। प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज हो गए, लिक्विडिटी के रेशियोज हो गए, इन्वेस्टिंग रेशियोज हो गए। सही है। अच्छा आपने एक चीज बस मिस करी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब बता दिया। एक तो रेवेन्यू आपने बताया, लिक्विडिटी बता दिया। सर ये मुझे बताएं, ये सर्विस इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है? मैन्युफैक्चरिंग। ना सर्विस है ना मैन्युफैक्चरिंग है। ये प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री है। अच्छा, प्रॉपर्टी या है। मैं, हाँ या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। अब मैं अगला सवाल करूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। बेसिकली मैं जब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, उसके पीछे अंडरलाइंग बेस यही ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और वो क्या? सर ये एसिड कैप कैप सॉरी एसिड बेस्ड इंडस्ट्री है या नॉन एसिड बेस्ड इंडस्ट्री है? मतलब टेंजिबल एसेट बेस्ड इंडस्ट्री है, इंटेंजिबल एसेट बेस्ड इंडस्ट्री? जी। सर अब जैसे क्वेश्चन में ऐसे बताया हुआ था कि लैंड है बहुत सारी कंपनीज के पास, अगर लैंड है इसके पास भी तो फिर ये एसेट बेस्ड कंपनी हो सकती है। नहीं अगर की बात कैसे आई भाई, उसने खुद बताया ना लैंड बैंक है इसके पास। लैंड बैंक है तो फिर तो एसेट बेस्ड हो गई ना, टेंजिबल हो गई। बिल्कुल। और वैसे भी आप ये देखा करें कि इंडस्ट्री की नेचर क्या है, ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन वही आपको ड्राइव करके लेके जाएगी। मतलब भाई मैं प्रॉपर्टी बनाता हूँ, मेरे पास लैंड नहीं होगी तो कहाँ बनाऊंगा? सीधी सी बात है ना। क्या ख्याल है? यस सर। तो ये है एसेट बेस्ड इंडस्ट्री। तो आपके जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उसमें एसेट बेस्ड गायब है ना? तो वो भी होना चाहिए। क्या ख्याल है? यस सर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या, आपको मैं 3 पॉइंट बता रहा हूँ जिसपे आपने लिखना है, कुछ ना कुछ मेरे पास लेके आना है। फिर हम उसको मिलके करेंगे भी। क्या क्या? रेवेन्यू, लिक्विडिटी और एसिड बेस। और मैंने आपको टेबल शो कर दिया है, आपके पास एग्जिबिट्स आ रहे हैं। आपके पास है 8:22 हो रहे हैं, मैं आपको पास तकरीबन 8:40 पे ज्वाइन करूंगा। ठीक है? ठीक है जी। ठीक। अच्छा मैं अब है ना वर्ड फाइल पे सिर्फ टाइम लिख देता हूँ, ताकि सब जो है ना सबको दिखे कि भाई आपके पास यहाँ तक टाइम है, और प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अभी, यहीं पे लिख देता हूँ जहाँ पे हम सवाल सॉल्व कर रहे थे। Will rejoin at 45 to attempt। क्या क्या? एक will rejoin do attempt at do attempt financial liquidity and asset base। ठीक है जी। अब मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ।
जूम कर दूं? हाँ, आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं बजाज? सर रेवेन्यू में ये पॉइंट लिखा है कि जो मेनन का रेवेन्यू है 1.9% से इंक्रीज हुआ है, जबकि उसका रेलर का इंक्रीज हुआ था 22.7% से। और सही है। दोनों की जो है अलग अलग एवरेज प्राइसेस कैलकुलेट की गई हैं हाउसेस की। सही है। सही है। ठीक है। और इसको अगर हम कंपेयर करें जीपी मार्जिन से, तो जीपी मार्जिन ना उसका लो है मेनन का। उसकी मेनन पॉसिबल का लो। जी। उसकी पॉसिबल रीजन ये हो सकती है कि वो साउथ ऑफ इंग्लैंड में जो है ऑपरेट कर रही है। सही है। ठीक है। और और क्या पॉइंट्स लिखे? बाकी रेवेन्यू में तो सर इतना ही लिखा है, ये मुझे समझ दिखा। और इसके अलावा, रेवेन्यू के अलावा? रेवेन्यू के अलावा लिक्विडिटी है। अब हाँ। मेनन की जो लिक्विडिटी है वो है थ्री ऑलमोस्ट 3:1 की। सही है। और रेलर की है 4.4:1 की। अब दोनों की जो है, ये लिखा है कि जैसे दोनों की जो क्या नाम है करंट रेशो है, दोनों का ज्यादा है करंट रेशो, ड्यू टू सही दी है। हाई इन्वेंट्री क्या नाम है अमाउंट। सही है। ठीक है। इसके अलावा? और फिर दोनों की गेयरिंग है। गेयरिंग हम्म। को कंपेयर किया है, रेलर की क्या नाम है गेयरिंग है 125% और मिनन के 107%। वो सही है। मतलब इसलिए कि मे भी क्या हो सकता है कि जो जो प्लॉट्स हैं या जो क्या नाम है लैंड है, वो उन्होंने जो है क्या नाम है उस पे ली हुई हो, मैं थ्रू उसको जो फाइनेंसिंग की हुई हो थ्रू डेट की हुई हो। सही है। सही है। बस खत्म हो गए? और फिर एसेट बेस पे हम्म। कमेंट किया है। एसेट बेस ये है कि मेनन के पास जो प्लॉट्स हैं वो क्या नाम है सिर्फ 1600 हैं, और जबकि उसके पास फाइव क्या नाम 5500 है। तो इस चीज़ से अगर कंपेयर करें तो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी देखें या फ्यूचर बिजनेस देखें, तो वो जो है क्या नाम है रेलर की ज़्यादा बेहतर है। सही है। सही है। बस ये वाले सारे पॉइंट्स लिखे हैं? जी ये पॉइंट। सही है। ठीक है। अच्छा, हमने पहला वाला पॉइंट तो लिख दिया। वैसे मैं ना सारे डिटेल, ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स कवर नहीं करूंगा। सारे डिटेल पॉइंट्स लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ की पॉइंट्स लिखवाता हूँ और लिखने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले रेवेन्यू की हमने बात कर ली, जो कि तकरीबन सही है। इसमें और डिटेल्स हम डाल सकते हैं, लाइक हम एवरेज प्राइस कंपेयर कर लें, जैसे आपने बताया, उसका रेशो भी बता दें सारे, ठीक है? अ, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि भाई प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं तो फेवरेबल मार्केट कंडीशंस की वजह से हुई हैं, जो कि हमने तकरीबन वो पॉइंट लिख दिया है। इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या कहते हैं, सेल्स डिमांड, इसकी शायद डिमांड जो है ना कम हुई है। तो उस पर हम कमेंट कर सकते हैं कि क्यों हो सकता है। अच्छा, ये इसका पॉइंट हम लिख देते हैं कि देयर इज एविडेंट डिमांड रिडक्शन। डिमांड रिडक्शन का क्या मतलब है? इन सेलिंग नंबर ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड, है ना? प्रॉपर्टीज सोल्ड एज कंपेयर। अच्छा, ये जो कंपैरिजन है, सॉरी, एक चीज है कंपैरिजन जो हमें करना है, वो ईयर वाइज करना है ना, ईयर टू ईयर, ठीक है ना? है यस सर। बजाज? सही है। एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। सही है, यहाँ लिख दिया। इट मे बी ड्यू टू, भाई क्या वजह हो सकती है? इट मे बी ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस, क्योंकि बल्कि मे भी नहीं है, ये प्राइस इंक्रीज हुई है। इसका रेशो भी निकाला हुआ है, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस बाय मिलर, है ना? कौन है ये मिलर? रेलन क्या है? रिलर है ना? रिलर। और मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट their company has strategic objective to sell the high quality या more to objective to improve the quality of properties
विथ इंक्रीज प्रॉपर्टीज विथ इंक्रीज इन प्राइस। सही है, ये वजह है, सही है, ये मैंने दो लिख दिए, समझ में आई दोनों बातें। जी सर। अच्छा अब आ जाते हैं, एक चीज जो है ना मैंने खुद भी इग्नोर कर दी और आपने भी इनको कर इग्नोर कर दी। भाई रेवेन्यू के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रॉफिट एंड लॉस होता है। क्या ख्याल है? यस सर। अच्छा जब अच्छा तो मुझे बताओ, जब मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे बेसिकली कर रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कनेक्टेड रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर मैं कमेंट कर रहा हूँ तो बेसिकली आई एम कमेंटिंग ऑन द कॉस्ट। ऑब्वियसली रेवेन्यू ऊपर डिस्कस हो गया है, सही है। और कॉस्ट में कौन कौन से दो एलिमेंट्स होते हैं? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, या एडमिन एंड कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ सेल होता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं। जो नेट क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट निकलता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। सही है। तो बताएं अब क्या लिख सकते हैं इसमें। अच्छा मैं बताता हूँ, एक पॉइंट है कि ये मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, फिर आप सोचें। प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली इंक्रीज हुई है। जो मेरे पास टेबल है, मुझे पता है प्रॉफिटेबिलिटी का आ रहा है टेबल, बजाज। जी प्रॉफिटेबिलिटी के आ रहे हैं रेशियोज। हाँ तो मुझे बताएं क्या हुआ है। सर प्रॉफिटेबिलिटी का ये है कि रीडर का ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज हुआ है। हाँ कितना, 18.5% है और हाँ 23.23%। ट्वेंटी थ्री पॉइंट तो थ्री ये, परसेंट हो गया। हाँ इंक्रीज हुआ है। अच्छा कहीं ये बात आ रही है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी इंक्रीज हुई है? कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हुई है 15.6% सर। 15 यानी कि तकरीबन टोटल 34% तकरीबन हो गई ना, अभी मैं एब्सोल्यूट टर्म की बात करूँ तो। 34%। 34.4% से जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन कॉस्ट इंक्रीज हुई है। सही है। अच्छा 12। अच्छा इसको एक कमेंट करने का इस तरीका ये भी होता है कि जैसे 23.3% है ना, और 18.5% है, तो बेसिकली कितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ा? अच्छा बल्कि मैं इधर से अगर चलूँ तो ये 3 सालों के हैं, सॉरी रिलर के तो 2 साल हो गए, सही है। तो अब 23.3% की अगर बात करूँ तो कितना परसेंट, यानी कि कितना परसेंट इंक्रीज जंप मिला है? तो इसका क्या करेंगे, 23.3 सॉरी 18.5 को डिवाइड करेंगे 23.3 से। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। 25.9%, 25.9% हाँ इंक्रीज है। तो ये भी एक कमेंट करने का तरीका होता है कि भाई वो ये हो गया टोटल, सही है। अच्छा ये नेट प्रॉफिट आ रहा है कहीं? जी प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ तो ये देखो ना, 119% से इंक्रीज आया ना, और जी 118% पे से इंक्रीज आया, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। अच्छा मैं दो तीन आपको बता दूं, हुआ ये है कि प्रॉफिट तकरीबन 18.5% पे आ गया है, और जो एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो 34.4% से बढ़ी है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। अच्छा अब ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी किस वजह से इंक्रीज हुई है ना। तो यहाँ पे देख के नजर आ रहा है, देखो डायरेक्ट कॉस्ट तो कम हुई नहीं है, इसका मतलब ऑपरेशन यानी कि जो बोलते हैं ना कोर ऑफ द बिजनेस में कोई वो चेंज नहीं आया। अब आते हैं फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट पर, तो क्या फिक्स कॉस्ट से बढ़ी है, वेरिएबल कॉस्ट से बढ़ी है? तो यहाँ पे देख के नजर आ रहा है कि फिक्स कॉस्ट से बढ़ी है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली फिक्स्ड ऑपरेटिंग गियरिंग, या फिक्स प्रॉफिट, फिक्स फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देखो अगर 100 रुपए फिक्स कॉस्ट है, तो बिजनेस एक हद तक जब बिजनेस एक्सपेंड होगा तो 100 रुपए ही बिजनेस कॉस्ट होगी, समझ रहे हैं। जबकि ऊपर प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? जी जी यस। तो ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैव बीन इंक्रीज टू, अच्छा बाय लिखूंगा तो मुझे 25% लिखना पड़ेगा, और टू लिखूंगा यानी इधर टू लिखूंगा
सॉरी, हाँ, बाय बाय लिखूंगा तो मुझे 25% लिखना पड़ेगा, जो आपने निकाला था ना, 25 निकाला था, कितना निकाला था? T25। और अगर 2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बताएं? 23.3%। हाँ, तो 23.3% तक चला गया, डिस्पाइट द इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। यार ये चार वो तो हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हो रही है। डिस्पाइट द इंक्रीज इन प्रॉफिट्स बाय टू 34.4%। इन दिस इट इज notable that such increase is attributed to operating gearing. Operating gearing effect of fixed cost. सही है? या यूं भी लग सकते हैं, नोटेबल दैट सच इंक्रीज इज लार्जली, लार्जली लिखना चाहिए, क्योंकि और फैक्टर्स भी होंगे, पता नहीं और भी हो सकते हैं ना, सब तो नहीं लिखना अब एग्जाम में, ये भी जरूरी नहीं होता, तो आप है ना हमेशा लार्जली यूज कर लिया करें। ठीक है, क्या ख्याल है? ठीक है, ठीक है भाई। जी जी सर, ठीक है। अच्छा, अब लिक्विडिटी पे आ जाए जरा, ये इंटरेस्टिंग है और ये बड़ा मजे का भी है। इसमें आपने क्या लिखा था? सर लिक्विडिटी में ये लिखा था कि करंट रेशियोज कैलकुलेट किए थे, और हम्म। इसमें ये देखा था कि करंट रेशियोज जरा ज्यादा आ रहे थे। मतलब रिलर का आ रहा था 4.4:1 और दूसरे का आ रहा था 3:1। और ये ज्यादा इसलिए आ रहा था क्योंकि इनके पास इन्वेंट्री ज्यादा थी। किनके पास इन्वेंट्री ज्यादा थी? दोनों के बुक्स में इन्वेंट्री ज्यादा है, इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, मैं एक चीज बोल के गया था कि हमें अभी सिर्फ मिलर की वो रिलर की परफॉर्मेंस देखनी है। अच्छा। ठीक है, तो अभी हम यही तो कर रहे हैं ना, रिलर की तो परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना। जी। और इसमें पहला जो हेडिंग है वो बेसिकली रेवेन्यू है। सही है, ये तो ओवरऑल रिलर की परफॉर्मेंस देखी जा रही है, तो हम बढ़ा देंगे। तो आ जाते हैं लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी की अगर बात करें, इसमें क्या चीज हुई है, बताएं? वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो आपकी बात तकरीबन सही है कि भाई उसका कॉस्ट है, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से करना है। मुझे बताएं, प्रॉफिटेबिलिटी सबसे पहले लिक्विडिटी में इंटरेस्ट कवर का जिक्र होना चाहिए या नहीं? क्या जी, ख्याल है? इंटरेस्ट कवर भी आ जाता है, इंटरेस्ट कवर भी आ जाता है हाँ, लिक्विडिटी। हाँ, तो इंटरेस्ट कवर इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, अब ये जो मैं रेशोस कैलकुलेट नहीं कर रहा, मेरे पास अपने पास कैलकुलेशन कुछ हुई हुई है, तो लिक्विडिटी इंप्रूव हुआ है। अगर और इम्प्रूव हुई है बेसिकली 2.4 से 3.7 तक चली गई है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। सही है, तो ये तो यहाँ लिख देंगे, द इंटरेस्ट कवर हैज, यार रेशोज में कैलकुलेट नहीं करना, सही है ना, बजा दिए। अब उसी में वरना टाइम लग जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है। इम्प्रूव फ्रॉम 2.4 टू 3.7, विच इज अट्रीब्यूटेबल, क्योंकि जाहिर सी बात है, इंक्रीज इन प्रॉफिट। अच्छा, अब आप कनेक्शन देख रहे हैं कि अब मुझे प्रॉफिट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑलरेडी ऊपर डिस्कस हो चुका है। अच्छा, गियरिंग कैसे निकलती है पता है? हम्म। गियरिंग कैसे निकलती है? तो गियरिंग से निकलती है, मतलब डेट को आप डिवाइड करते हैं डेट प्लस इक्विटी, टोटल कैपिटल से। हम्म।
अच्छा, मुझे इन्फॉर्मेशन से अगर कहीं जल्दी से निकल सकते हैं, मुझे ये दिखा सकते हैं कि इन्वेंट्री कितनी है और लोन कितना है, ये पता चल सकता है हमें वजह? जी ये निकाल सकते हैं इन्वेंट्री कितनी है और लोन कितना है, ये है इन्फॉर्मेशन में जी होगा। जी जी, इन्वेंट्री है हमारी 566,000 और हाँ, लोन है हमारे कितनी? 260,000 तो सर। तकरीबन डबल है। इन्वेंट्री हम, हाँ तकरीबन डबल है, डबल से थोड़ी इन्वेंट्री कम। डबल है, डबल से ऑलमोस्ट डबल लिख सकते हैं। हाँ ऑलमोस्ट डबल। अच्छा, गियरिंग निकाल सकते हैं, गियरिंग? केयरिंग सर 125% निकली हुई टेबल में। जबरदस्त। तो अब मुझे बताएं, गियरिंग सिग्निफिकेंट है प्राइम ऑफिशियली? यस सर। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे द गियरिंग इज सिग्निफिकेंट। गियरिंग क्या है? सिग्निफिकेंट है। और कितनी है? एट 125%, 125%। 120, एट 125%। However, it should be, it is considerable that nature of business इन फॉर्म्स भी लिख सकते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ बिजनेस कन्वे कन्वे दैट द इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट किस में चाहिए? लैंड बैंक में? लैंड में चाहिए। लैंड बैंक में और प्रॉपर्टीज में भी, जो बिल्डिंग हाँ है जो हम बना रहे हैं। सही है, दोनों में चाहिए। लैंड बैंक, सिग्निफिकेंट लार्ज इन्वेस्टमेंट लार्जली, क्योंकि और भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे, लार्जली इन लैंड बैंक एंड प्रॉपर्टीज। फर्दर, द लैंड बैंक is almost double the loan, meaning that meaning that meaning that Riller has sufficient security, financial security against significant amount of loan, since specifically land bank can be told, मैं वो लिखना चाह रहा हूँ, can be in most of time sold without लॉसेस। अब ये आप समझ रहे हैं बात? नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में ऐसा है, वरना बाकी प्रॉपर्टीज में तो फोर्स वैल्यू होती है। क्या ख्याल है? अच्छा, इधर भी फोर्स वैल्यू तो होगी, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना, ये लॉसेस पे नहीं सेल होती लैंड। ठीक है, तो ये देखो, ये था रेलेवेंट कलेम। अब वजह आपके कमेंट में उस कमेंट में फर्क क्या नजर आया आपको? जी, जी वजह। सर मैंने ये रीजन नहीं लिखी थी कि मतलब जो मेरी जो क्या नाम है डेट टू, जो मेरी, ये हमने जो रीजन लिखा है ना, इट इज कंसिडर्ड दैट द नेचर ऑफ बिजनेस कन्वे दैट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट लार्ज इन लैंड बैंक। ये रीजन नहीं लिखी थी बस, मैंने बस ये सिर्फ ये एक फैक्ट लिख दिया था कि जो मेरी क्या नाम है गियरिंग ज्यादा है वो इस वजह से है कि मैंने शायद प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब अच्छा, प्लॉट मुझे अब एक, मतलब, अब आप मुझे एक सीधा सीधा सवाल दो, आपके कमेंट में मार्क्स मिलने चाहिए? सर अगर दो नंबर का सवाल होगा तो उसमें एक नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर मिल जाएगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं, 2 नंबर का सवाल है, और अगर एक नंबर बोल रहे तो फिर तो आप पास हो गए ना। आधा नंबर मिलेगा। हाँ, तो ये आप नोट कर लें कि मैं आपको क्या कहता रहता हूँ, वो एग्जामिनर अगर आपको कोई नंबर दे रहा है तो यकीन करें आप। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा, लेकिन देखो, फैक्ट अगर पता होंगे ना तो मैं उस पर काम करूंगा। एग्जामिनर आपको दे देगा ना, तो वो उसका एक तरह से आपके ऊपर एहसान होगा, क्योंकि देखो, जो सवाल में चीज बता दी गई ना, देखो, अच्छा, एक बात और है, अब आप बोलोगे यार मैंने कैलकुलेशन की,
वो भी उसको अज्यूम किया जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल है कि भाई वो सवाल में बताया गया है, आपने सिर्फ उसको कम ऑर्गेनाइज किया। आप समझ रहे हो असल में तो इवैल्यूएशन करनी है, उसके मार्क्स हैं। समझ रहे बात? जी। जी सर। जी बजाज। अच्छा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे रेलेवेंट पॉइंट बताए, जरूरी नहीं कि सब भी बताने भी हैं। लेकिन क्या ये इतना मुश्किल था बताना? जी। नहीं, अगर नेचर ऑफ बिजनेस सही से समझ में आ जाए सवाल पढ़ते हुए तो फिर उसको जवाब लिख सकते हैं। यार अब मुझे बताओ, मैं हर लेक्चर में क्या क्या कर कहता हूँ? मैं जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, क्या देखता हूँ? नेचर ऑफ बिजनेस, ये कंपनी लिस्टेड है कि नहीं, कितने साल से काम कर रही है, मतलब ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। शेयर होल्डर्स क्या है, स्टेक होल्डर्स क्या बैक एंड है। इन्फॉर्मेशन। हाँ, बैक एंड इन्फॉर्मेशन। समझ में आ गई ना बात? जी जी। मैं एक और बात भी कहता हूँ कि आईसीडब्ल्यू में से आपने क्या चीज है जो पिक करनी है। आपने अटेम्प्ट, देखो अटेम्प्ट नहीं करना है, ये तो मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह आईकैप की भी करवाऊंगा, अब आईकैप की ही करवाऊंगा। इसमें से प्रैक्टिस नहीं, इसमें से आपने इंडस्ट्री की नॉलेज उठानी है, इसमें से आपने रिक्वायरमेंट जबरदस्त जबरदस्त देखनी है, इसमें से आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि टेस्ट नहीं हुए वो देखना है। ये 3 पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट है आईसीडब्ल्यू के। और आप देखें इंडस्ट्री की नेचर कितनी खुल गई है, मतलब प्रॉपर्टी का अगर आपके पास सवाल आ गया तो अब आपके सामने ये खुल चुका है। समझ रहे यस बात? सर। अच्छा, अब आ जाए जरा आखिरी बात, सर एसिड बेस। सर एसिड बेस की बात करें, एसिड बेस में क्या है? हम्म। अच्छा, ये सर नंबर ऑफ एसिड बेस प्लॉट्स में। कहीं बताए? नंबर ऑफ प्लॉट्स कहीं बताएं? जी जी बताएं। हाँ, तो कितने हैं? सर रिलर के पास है 765। नहीं सॉरी। सेवन। लैंड बैंक क्या बताओ पहले? लैंड बैंक का है सर 5550। और हाउसेस कितने हैं? सर नंबर ऑफ हाउसेस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वो 765। अच्छा, कहीं ये इन्फॉर्मेशन है कि एक प्लॉट पे जाहिर सी बात है एक हाउस बनेगा ना, ये तो मेरे ख्याल में अजम्पशन ही लेनी पड़ेगी। तो यानी कि 5550 में से सिर्फ 765 है। अच्छा, एक 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 साल में कितने हाउस बिक जाते हैं, ये है क्या इन्फॉर्मेशन? सर ड्यूरिंग द ईयर जो हाउस सेल हुए ना वो 765 हाउस सेल हुए हाँ, तो रिलर ये के। अब ये 5550 को 765 से डिवाइड करो। तो तकरीबन 14%। 14%। 5550 को डिवाइड करना है 765 से। सर 7.1, 7.1 टाइम्स। 7.1। ये क्या निकाला है मैंने? सर ये मतलब ये निकाला कि मेरे पास इतने ज्यादा प्लॉट हैं एज कम्पेयर टू दी सेल्स। नहीं, लेकिन ये जो नंबर है ये क्या है? आपने पहुंचा बिल्कुल सही, ये नंबर क्या है? सर मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है ना। इन्वेंट ये नंबर है सर, साल है, 7 साल तक की प्रॉपर्टीज आज मेरे हाँ, पास मौजूद है। 7 साल तक की प्रॉपर्टी सर सही। अगर इसी रेट से बिकते रहे तो। इसी रेट से, बिल्कुल जबरदस्त, तो ये बात लिखनी है बस आपने। तो अब आपने क्या लिख रहे हो कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स भी अवेलेबल है। देखो, जी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं या ये प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है, इसमें क्या आपकी बिजनेस जो फोर्सिबल फ्यूचर के लिए देख रहे हो, तो आप ये देखोगे ना कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। जी सर। तो बस ये कमेंट करना है, मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। यस सर। चलो अब आ जाते हैं कंपैरिजन। ड्रिलर और मिनन की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। मैं लिख देता हूँ डू योर सेल्फ। अब आ जाते हैं कंपैरिजन पे। कंपैरिजन बिटवीन ड्रिलर एंड मिलन। मिलन है ना? मीनन। मिनन। मीनन। मिनन। अब आप करते हैं कंपैरिजन सर। आ जाए। अब मुझे बताया रिलर जो है टॉप 25 कंपनीज में आ रही है।
अच्छा मुझे ये बताएं, अ, सबसे पहले परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे उसमें रेवेन्यू देखेंगे, सही है। अच्छा उससे भी अच्छा जो एनालिसिस होता है ना, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, रेवेन्यू से अच्छा जो एनालिसिस होता है कि उसके यूनिट पे चले जाओ। यानी कि मैं कंपैरिजन रादर देन ये करूं कि रेवेन्यू कितना है, उसकी कोर पे जाऊं कि भाई हाउस कितने बिके। हम्म। तो मुझे जरा बता सकते हो कि रिलर ने कितने हाउस बेचे और मिलन ने कितने, मिलन ने। सर रिलर ने बेचे हैं 765 और मिनन ने बेचे हैं 242। रेशो निकालो कितना ज्यादा है रिलर का। सर ये रेशो है 3.1 टाइम्स। नहीं आपने कैसे निकाला है, आपने सर किसको किससे सेवन डिवाइड सिक्सटी किया। 765 को डिवाइड किया 242 से। अच्छा चलो सही है। चलो मैं लिखता हूँ, रिलर इज द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ हाउसेस एज कंपेयर। मुझे जब तक बजाज वो ढूंढ के बताओ कि मिलन कहाँ प्रॉपर्टी बेचता है। मेरे ख्याल में लंदन में बेचता है ये ना। लंदन में, रिलर लंदन में, और मिनन जो है साउथ ऑफ इंग्लैंड। साउथ। मिनन साउथ ऑफ इंग्लैंड में और रिलर जो है लंदन में। जबरदस्त, आपको ये इन्फॉर्मेशन याद थी। ठीक है। जबरदस्त, तो यही तो चाहिए। बस बस बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हैं। रिलर इज द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ हाउसेज, यार ये मैं इनको कह रहा हूँ जबरदस्त, तो इसका मतलब जिन जिन ने ये सोच लिया था तो सबके लिए बहुत पॉजिटिव है। रिलर द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ हाउसेज एज कंपेयर टू द, सॉरी, मिनन। तो ये मैंने बता दिया। ये मिनन की स्पेलिंग यही है ना भाई, थोड़ा सा मेरा दिमाग दो तीन जगह चल रहा है। रिलर द लार्ज प्रोड्यूसर एज कंपेयर टू मिनन। इट, अब आगे हम देखते हैं हाउ। अच्छा एवरेज प्राइस मुझे बताओगे किसकी ज्यादा है। सर एवरेज प्राइस जो है मिनन की ज्यादा है। हाँ तो अब आप लिखो, आवर मिनन रैंक्स फर्स्ट। अबे भाई क्या हो, इन फर्स्ट, रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एवरेज प्राइसेस। हाउएवर, अच्छा हाउएवर में ले लिया, पर बट डिस्पाइट, डिस्पाइट हायर एवरेज प्राइसेस। अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो प्रॉफिट जो है रिलर का ज्यादा है। हाँ, हाउएवर डिस्पाइट द हायर प्राइसेस द प्रॉफिट ऑफ रिलर इज ग्रेटर। अच्छा अब आप देखें एक ये भी है, अब इसके मार्क्स होंगे। अब ये मैंने फैक्ट ही लिखा है लेकिन कनेक्शन बनाया है, आप समझ रहे हैं। यस सर। सही है। अब मैंने लेकिन अब इसको फर्दर बताना भी है कि भाई ये सब हुआ कैसे है। तो बहुत आपने है ना खुद एक आंसर दे दिया था, आपने क्या बोला कि इसकी प्रॉपर्टी कहाँ बिकती है, साउथ ऑफ इंग्लैंड में, उसकी लंदन में। और लंदन के बारे में नॉर्मली क्या बताया गया था कि वहाँ प्राइसेस ज्यादा होती हैं, मे बी ड्यू टू द हायर क्वालिटी। याद आ रहा है। यस सर। भाई ये सारी बातें लिखनी है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक। कि भाई इस वजह से उसकी एवरेज प्राइस ज्यादा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे भाई, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी लेलन की ज्यादा है क्योंकि उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कम है। सर ऑपरेटिंग मार्जिन कम क्यों है, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल का मसला हो सकता है, क्योंकि हम एक बड़ी कंपनी है डीलर, मिनन एक छोटी कंपनी है। सही है, सही है। अब मैं ना एक ठीक कमेंट है। बस लिखूंगा आखिर में, ये बेसिकली ओवरऑल इसकी बात होगी, क्योंकि देखो एक बात याद रखना,
आप पॉइंट बाय पॉइंट जितना भी लिख दो, आपने 2 लाइनों में बताना है ओवरऑल क्या मस्त है, ओवरऑल कंपैरिजन बताना है। सही है। तो ओवरऑल कंपैरिजन करें तो हम क्या कह सकते हैं? जी भैया। सर ओवरऑल कंपैरिजन में रेलर परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा बेहतर है, उसके प्रॉफिट बिल्कुल, भी तो बेहतर है। सही है, तो रेलर परफॉर्मेंस इज बेटर बोथ इन, सॉरी बोथ नहीं लिखेंगे, इज बेटर। अब रीजन लिखेंगे, रीजन क्या बताएंगे भाई? रीजन तो बताएंगे कि एक तो ये बेहतर मार्केट में ऑपरेट कर रही है, बेहतर रीजन में ऑपरेट कर रही है। विथ परफॉर्मेंस, विथ परफॉर्मेंस बेटर, बेटर तो यूज कर लिया ना, विथ परफॉर्मेंस रैंकिंग बेटर इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज डिस्कस अबव। ठीक है जी, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? यस सर। अब यहाँ पे बस की बताना है कि भाई की क्या है इन सबका। तो की फैक्टर विथ मिलर, द की फैक्टर दैट इज बेटर इन केस ऑफ मिलर is that it carries greater financial and operating security and greater scale of operation। क्या ख्याल है, ये ओवरऑल कैसा है, ये समझ में आई बात? जी सर। अच्छा, अब आ जाते हैं सर, ये था कंपैरिजन। हाँ, अब मैं जरा चैट भी देख लूँ थोड़ी सी। इंटरेस्ट कवर हो की बात की गई है, इंडिकेट डिलर सफिशिएंट कैश टू पे इंटरेस्ट सही है बिल्कुल, गियरिंग रेशो है, गियर ड्यू टू गियरिंग इज ड्यू टू बहुत सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन पीरियड, जबरदस्त, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। सही है। बट सच गियरिंग विल नॉर्मली इन सच शॉर्ट, जबरदस्त। फोर्थ सेल्स वैल्यू भी ज्यादा होगी, जबरदस्त। हाँ, फोर्थ सेल वैल्यू, अब ये आप इस तरह लिख सकते हैं कि इवन इन केस ऑफ फोर्थ सेल वैल्यू it is more probable that properties will even not be sold in the losses. It may be at the prices which is lower than the market, but even higher than the cost। ये जिसने भी बोला उसकी बात बताइए। इसको इस तरह लिख सकते हैं, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर फ्यूचर सेल, इन्वेंट्री अवेलेबल, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ, हाँ बिल्कुल बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां से भी इसको आप ऑपरेटिंग गियरिंग के साथ ही कंपेयर करो, क्योंकि हमें बाकी रिसोर्सेज का नहीं पता। तो नेट प्रॉफिट का पता, उसका पता है हमें, फिक्स कॉस्ट का हमने क्योंकि कमेंट भी किया है। ठीक है। अच्छा बजाज, आप है ना, हम आ जाते हैं जरा उस पर, क्या कहते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट था, इसको जरा मैं हटा दूं। हमारा अगला पॉइंट जो था सर, वो था फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ मिनन। याद आ रहा है? यस सर। और इसी पर हम क्लास बस आज की एंड करेंगे। इथिक्स वाला जो है ना आपके लिए होमवर्क होगा, इसका जो इथिक्स वाला पार्ट है। अब एक्विजिशन ऑफ मिनन करते हैं। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ मिनन। अच्छा जी, ये मिनन की जो एक्विजिशन हो रही है, मिनन उसी इंडस्ट्री में काम करती है जिसमें रिलर है। हम्म। सर इंडस्ट्री तो सेम है।
हम्म। बट वो क्या नाम है आपकी, ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, मार्केट अलग है। जबर जबरदस्त जबरदस्त। मार्केट, आपका मार्केट का मतलब ये क्या हुआ? मार्केट का मतलब आपने दो बातें की थी, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन और मार्केट। हाँ, मतलब मेरा ख्याल मतलब सेम चीज़ है, मतलब वो एक साउथ ऑफ इंग्लैंड में है, तो अगर हम ये एक्विजिशन करते हैं तो हमें साउथ ऑफ इंग्लैंड तक की जो मार्केट है उसकी एक्सेस मिल जाएगी। हम मतलब उसमें भी ऑपरेट करना स्टार्ट कर दें। अभी तो हम लंदन में करते हैं, और जब ये और बहुत। अगर हम जाते हैं साउथ ऑफ इंग्लैंड में तो हमारे पास ऑलरेडी जो है क्या नाम है कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस। हम्म। सही है। अच्छा अच्छा, चलो एक बात करते हैं, सबसे पहले तो हम ये पॉइंट लिखेंगे कि एक्विजिशन। अच्छा, ये पॉइंटर यार जरूरी नहीं है कि आप पॉइंटर बनाओ पैराग्राफ, ये तो अब आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पॉइंटर ना बनाएं, बल्कि मैं इधर पैरा बना के दिखाता हूँ आपको। क्योंकि पॉइंटर में ये होता है फिर हमें ना उन उन चक्करों में आ जाते हैं, वैसे गलत नहीं है लेकिन आप वो कर लोगे फिर कि वो जैसे पॉइंट लिख दिया है कि एक छोटा छोटा, और फिर उसको डिफाइन नहीं किया, तो अगर वो नहीं कर रहा तो बेशक आप पॉइंट बना लें। ठीक है, समझ में आ रही है? यस मैं एक दफा पैराग्राफ भी करके दिखाता हूँ। द एक्विजिशन इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन as as the industry is same for both thriller and villain। क्या ख्याल है? यस सर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसमें दो चीजें और हैं, एक चीज आप भूल गए होंगे लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दिस डज नॉट डाइवर्सिफाई द रिस्क। क्या ख्याल है? ऐसा ही नहीं कि रिस्क वो वो कहते हैं ना, एक अंडे तमाम अंडे एक ही टोकरी में, है कि दिस डज नॉट डाइवर्सिफाई द रिस्क। ये पॉइंट है ना, बड़ा अच्छा है, और ये बहुत सारे सवालों में हुआ है जो मैं अगले लिखने लिखने जा रहा हूँ। हाउ the diversification of risk is not the matter of concern for shareholders, since especially the institutional investor can diversify the risk at their own। समझ में आई बात? अच्छा, अब है ना, वजाद इसमें दो तीन पॉइंट बन सकते हैं। एक मतलब आप ये भी कर सकते थे कि अगर एक ही इंडस्ट्री है ना, तो इसका मतलब ये है, एक ही इंडस्ट्री है ना, तो इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क नहीं है। क्या ख्याल है ना? सिंपल, आप ये पॉइंट भी यस लिख सर। सकते थे ना। तो लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के रिस्क का ना होना पॉजिटिव है नेगेटिव है? रिस्क का ना होना पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये एक तरीके से नेगेटिव ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि मेरा रिस्क तो कम नहीं हो रहा ना। क्योंकि अगर कुछ हुआ रियल एस्टेट में, अगर दोबारा लेट से रिसेशन आ गया, तो जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट है अपनी भी और जो मैं नहीं कर रहा हूँ सबके सब जो है क्या नाम है डाउनवर्ड चली जाएगी। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क जो है इसका मतलब आपके लिए नेगेटिव है यस ना? सर। तो आप अगर मेरे कमेंट पे गौर करें तो मैं क्या लिख रहा हूँ? इट्स नॉट अ मैं मैटर क्या ऑफ कह रहा कंसर्न फॉर शेयर। हूँ? मतलब आप है कह ना? रहे हैं कि रिस्क है, लेकिन रिस्क जो है मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है इन्वेस्टर के लिए। मतलब रिस्क नहीं कहूंगा मैं इसको, ये कहूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन ना होना, क्योंकि ये दोनों लिस्टेड कंपनीज हैं, पहली बात। तो लिस्टेड कंपनीज के केस में भाई बहुत सारे, अच्छा ये मैंने कमेंट भी बताऊं, एक और जगह भी हुआ था भाई। एक ये, बल्कि आप जो बात करें ना उसके उलट भी होती है अक्सर, कि जो क्या कहते हैं, जो लिस्टेड शेयर होल्डर्स होते हैं ना, मतलब लिस्टेड कंपनीज में, जो स्टॉक मार्केट में, वो कहते हैं कि भाई ये डाइवर्सिफिकेशन करना कंपनी का नहीं हमारा काम है। हमें अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी की कंपनी है, वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करिए, कोई पता नहीं चमड़े बनाने की फैक्ट्री में, तो वो बोलता है भाई मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी प्रॉपर्टी के बिजनेस में की थी, इस पे थोड़ी की थी, ये आपने आपने किससे पूछ के किया?
ये तो मैं खुद कर सकता हूँ ना, मैं अगर मुझे चमड़े की कंपनी में जाना होगा मैं खुद शेड्यूल उसके, समझ रहे हैं मेरी बात? ये सर। आप बात समझे मेरी? तो दोनों तरीके से हो सकता है, तो लेकिन मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ये है रिस्क, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता। सही है, क्योंकि वो खुद कर सकते हैं। दूसरा कॉमेडी क्या हो सकता है कि द रिस्क, रिस्क फैक्टर्स लिखूं या रिस्क, रिस्क फैक्टर्स लिख देता हूँ। रिस्क फैक्टर्स फॉर बोथ कंपनीज may be different, which may alter the risk for risk फॉर मिलर। है ना, अब देखो काम तो मिलर कर रहा है ना, हम हमें देखो किसके पर्सपेक्टिव में जवाब देना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आप डिले नहीं होना कभी। हमें किसके पर्सपेक्टिव में जवाब देना है जी, बताएं। सर हमें देखना है, रिलर एक्विजिशन कर रहे हैं तो हमें देखना है। नहीं, कौन एक्विजिशन, हाँ सॉरी सॉरी, रिलर कर रहे हैं ना, हाँ रिलर के पर्सपेक्टिव से ना, बिल्कुल सही है। तो रिलर के पर्सपेक्टिव, अल्टर द रिस्क फॉर एलर, है ना। अच्छा यस यहाँ सर। पे आप ब्रैकेट में अच्छा मैं एक अक्सर कहता हूँ ना ब्रैकेट यूज करो, तो या आप यूज कर सकते हो, जैसे रिस्क फैक्टर्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ ब्रैकेट यूज करो कि कौन सी रिस्क फैक्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पे भाई रिस्क फैक्टर्स क्या क्या डिफरेंट हो सकते हैं किस किस केसेस में? इजी ड्यू टू डिफरेंट मार्केट मार्केट सेक्टर, सबसे पहले इजी ड्यू टू डिफरेंट मार्केट सेक्टर्स। इजी ड्यू टू डिफरेंट मार्केट सेक्टर, और क्या वजह हो सकती है? कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, क्या ख्याल है? एंड फाइनेंस। ठीक है जी, सही है। तो ये विच में भी मैटर ऑफ कंसर्न, ये मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है, क्या ख्याल है? यस सर। अच्छा इसके बाद में बहुत सारी और भी चीजें हैं, एनर्जी की बात करेंगे हम, और कॉम्पिटेंसीज की बात करेंगे, सही है। तो ये सारी बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ जरा स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स की बात कर लूँ अगर, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। नहीं मुझे तो थोड़ा वो देना है ना। इट अपियर्स द एक्विजिशन ऑफ मिलर, मिलन 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 बार बार भूल जाता हूँ, मिलन अपियर्स गुड, अपियर्स गुड फिट एज फॉलोअर्स। अच्छा अब कैसे? एक सबसे पहले पॉइंट हम जो लिखेंगे, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, ज्योग्राफिकल, आपने खुद बताया था ना, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट मार्केट सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, क्या ख्याल है? क्यों लिखा है ये मैंने, बताओ वजात, ये क्यों लिखा है ये पॉइंट, बताएं बताओ। सर दो थे ना हमारे पास मार्केट सेक्टर, एक तो वो था कि न्यू हाउसेस, और दूसरा था हमारे पास जो है क्या मतलब जो सेकंड नहीं, सेकंड टाइम सेल अच्छा होता है। हाँ हाँ, लेकिन नहीं, वो जो है ना उसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसने अब ये बड़ा क्रिटिकल होता है, ये अच्छा आपका पॉइंट है और आपने ध्यान में रखा, ये बड़ी जबरदस्त है, लेकिन ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं था।
देखो जो दो मार्केट है ना, उसका फिर कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, वो एक ही दफा हुआ है। सही है। मतलब मैं इसके टर्म में नहीं। अब यहाँ जो जिक्र हुआ आपको याद होगा, वो उसने बताया था कि जो रिलर है, अच्छा किसकी एवरेज प्राइसेस ज्यादा है? रिच प्राइसेस इसकी ज्यादा, मीनन की। मिलन की क्यों थी? हमने क्यों लिखा था? क्योंकि वो अप मार्केट में सेल कर रहा है। यस सर। याद आ रहा है? तो भाई जी ये जी हाँ। मार्केट सेक्टर है। ये मार्केट सेक्टर है कि भाई उसमें जो उसके कस्टमर हैं वो हाई क्वालिटी वाले हैं, हमारे कस्टमर एवरेज क्वालिटी वाले हैं। तो मार्केट सेक्टर की भी डाइवर्सिफिकेशन भी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी है। तीसरी चीज सर, ऑपरेशनल एडवांटेज। अच्छा नहीं सॉरी, अब मैं ये जो स्ट्रेटेजिक टर्म में तो ये दो पॉइंट आएंगे, ज्योग्राफिकल और डाइवर्सिफिकेशन। यही मैं खुद कह रहा हूँ ना, ऑपरेशनल तो वो स्ट्रेटेजिक नहीं है। ये भी हम गलती करते हैं। सही है, समझ लो। ये स्पेसिफिक नहीं है, सॉरी स्ट्रेटेजिक नहीं है। तो ऑपरेशनल एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ, ऑपरेशनल एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ साइनर्जिस्टिक बेनिफिट सर। सर क्या बात समझ में आती है? जी सर। और एक और ऑपरेशनल एडवांटेज होगा इन टर्म्स ऑफ साइनर्जिज्म एंड रैशनलाइजेशन ऑफ डुप्लीकेट रिसोर्सेज सच एज ह्यूमन रिसोर्स एंड हेड ऑफिसेस एटसेट्रा। सर यहाँ पे हम जो है ना, मैं रोकता हूँ। और उसके बाद जो है ना एथिक्स वाला है पार्ट, वो आपकी होम आपके लिए होमवर्क है, मैंने समझा दिया था ओवरऑल तकरीबन। एथिक्स में मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ओवरऑल 2-3 मिनट में समझा देता हूँ कि एथिक्स में हमें करना क्या होता है। देखो एथिक्स में सबसे पहले ये देखो, कंपनी के ऊपर बात हो रही है, यानी कि कंपनी के हवाले से करनी है, इंडिविजुअल के हवाले से करनी है। फिर उसके बाद उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। अगर इंडिविजुअल के बाद से करनी है तो भाई वो प्रोफेशनल है, मतलब चार्टर अकाउंटेंट है, जाहिर सी बात है वो बताया जाएगा। या कोई और प्रोफेशन का है, अगर कोई और प्रोफेशन का है तो अगर उसको कोई कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया तो उसके हिसाब से बात की जाएगी। अगर चार्टर अकाउंटेंट है तो आईकैप कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात की जाएगी। कोड ऑफ एथिक्स की अगर मैं बात करूं, आईकैप कोड ऑफ एथिक्स की अगर बात करूं, तो उसके नॉर्मली जो है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना, अगर आप मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहे, लेकिन जो फंडामेंटल जैसे सेल्फ, ये जो थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटीज के 5 पॉइंट्स हैं, सही है। इसके अलावा आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला है, तो वो नॉर्मली वो यूज हो रहे हो। तो ये तो मैंने सारी सेग्रीगेशन कर दी। अच्छा इसके अलावा अगर इंडिविजुअल के बारे में और कोई बात नहीं पता, तो कंपनी का क्या कोड ऑफ कंडक्ट है खुद अपना, वो अब वो शायद वो बताया गया हो। सही है, तो ये कुछ फैक्टर्स है देखने हैं अगर इंडिविजुअल की बात हो। अब हम जाते हैं अगर कंपनी के हवाले से करना हो, तो कंपनी के हवाले से मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता देता हूँ, आपने वैसे ही काम करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, अच्छा और ये वाली जो पॉइंट है ना, ये जो मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ये बाकी यानी कि केसेस में भी यूज किया जा सकता है। वो क्या है कि सबसे पहले आप देखो कि इथिकल इशू है भी कि नहीं कोई। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो। जब आपने देख लिया इथिकल इशू है, उसके बाद आपने यूज करना है सर, एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऑफ फेयरनेस टेस्ट। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऑफ फेयरनेस, ये कंपनी के केस में आप रट लो ये 2 पॉइंट, बस ये इस तरीके से चला जाए। तो ये वाला जो सवाल है सर, ये कंपनी के ऊपर है। और यहाँ पर सबसे पहले एथिक्स के केस को एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऑफ फेयरनेस को यूज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है जी बजाज। यस सर। और ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऑफ फेयरनेस क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि अगर कोई बात छुपाई जा रही है, तो अगर वो पता चल जाती, तो क्या ये मतलब उनको जो छुपा रहे हैं उनके लिए, उनको समझते हैं कि सही है, तो कोई मसला नहीं है। इफेक्ट भाई किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा हो, क्या आ रहा है? फेयरनेस, क्या जो काम किया जा रहा है वो फेयर भी है कि नहीं। ठीक है। यस सर। अच्छा अब मैं क्लोज कर रहा हूँ, उससे पहले वजह को मैं ऑफ करता हूँ। यार पहले बताओ और कोई आना चाहेगा, वरना मैं वजह से कमेंट ले लूँ और फिर हम खत्म कर रहे हैं। मोहम्मद बिलाल सिद्दीक, आप आना चाहोगे? मोहम्मद बिलाल सिद्दीक। असद आना चाहे अगर। जी मोहम्मद बिलाल सिद्दीक, आप मुझे बताओ, ओवरऑल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो मैं, क्योंकि देखो इसमें मसला ये जो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें कंटेंट कम कवर होता है, और जाहिर सी बात है टाइम लगता है।
तो मुझे बताएं कि अगली 2 3 4 क्लासेस सिर्फ इसी पे करनी चाहिए या हम दोबारा से उस वाले मेथड पे आ जाएं? पहले तो ये बता दो। सर प्रैक्टिस शुरू की करनी चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो रह जाती है एंड तक के हम कर तो रहे होते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमें जो है ना ये नहीं पता होता हम बेसिक गलती क्वेश्चन पढ़ने में या फिर वो जो माइंड मैप बनाने में क्वेश्चन का गलती कर रहे हैं वो नहीं पता, वो पता लगती, और एट द एंड तक यही रह जाता है। जबरदस्त, तो इसका मतलब इसका फायदा हुआ। तो फिर जी हम इसकी क्लासेस को इंशाल्लाह बढ़ाऊंगा भी, यानी कि हफ्ते में 2 पे इंशाल्लाह ले आएंगे इसको। भले रोज हफ्ता इतवार को 2 2 घंटे करें, लेकिन 2 दिन हो गए तो 4 5 घंटे हम प्रैक्टिस करेंगे। जी। अच्छा, सेकेंडली मुझे बताओ, आपने क्या नई चीज सीखी, कौन सी चीजें आपको पता चली, क्या गलतियां आप नहीं समझ पाए थे, या कोई कॉमेंट नहीं, कुछ भी आप बताएं जो सर आपको एक चीज लगता है कि। वो जी। मैं नहीं समझ जो है वो कंफ्यूज हो रहा हूँ जो चीज़ में शुरू से, तो ये कि हमने सिर्फ एक कंपनी का जो एक्वायर करना चाह रही है उसका बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है कि उसकी सेल लास्ट ईयर से कितनी बढ़ी है। लेकिन अगर हम उसको दूसरी मिलर कंपनी जो है, मिनर, उस कंपनी को देखें, मिनन उसको देखें, तो उसका भी जो रेशोज है वो बड़ी जो है ना कम है। लाइक उसका जो सेल है लास्ट ईयर से बहुत कम इंक्रीज हुई है, उसका जो मार्जिन है, जीपी मार्जिन है, वो बहुत कम है। इस तरह की चीजें हमने इन चीजों को कवर नहीं किया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मैंने देखो लिखने में कवर नहीं किया, लेकिन मैं बातों में सब बता रहा था, और वो सब सवाल में पूरा कवर है। देखो बात ये है कि खरीद कौन रहा है, रिलर खरीद रहा है। और खरीद किया जी किसको सर। जा रहा है? मिलन को। तो सबसे पहले हमें जी रिलर को समझना पड़ेगा कि भाई रिलर के जी जो सर। से उसका क्या रिस्क एपेटाइट है, उसकी क्या गियरिंग है, उसका क्या रेवेन्यू है, इसका क्या, उस पर तो ज्यादा डिटेल काम करने की जरूरत है, क्योंकि अपनी कंपनी को नहीं समझोगे तो आप कैसे कंपेयर करोगे? सही है। अच्छा, अब जब मैंने वो कर लिया, तो आपका पॉइंट सही है कि मैंने सिर्फ 2 3 या 4 पॉइंट लिखे हैं कंपैरिजन में। और जी पॉइंट्स इसमें हैं, जैसे मैं बताता हूँ। आप जैसे मैंने अभी जिक्र किया भाई रेवेन्यू, आपने जैसे कहा उसका कम है इसका कम है, तो भाई इसका ज्यादा है। का तो रेवेन्यू मैंने ये, परसेंटेज में 1% लाइक इंक्रीज हो रहा है बस। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि मैंने क्या कमेंट जी किया कि रेवेन्यू कम इंक्रीज हो रहा है, इसको मैं और बेस स्कोर पे लेके गया कि यूनिट कितने हो रहे हैं, तो वो तो हमने शुरू में देख लिया ना, बहुत कम है। समझ रहे हैं आप बात? अच्छा, जी अब सर। जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो कंपैरिजन वर्सेस कंपैरिजन बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप रिलर को जी जब सर। कंपेयर कर रहे हैं तो ईयर टू ईयर कंपेयर कर रहे हो। फिर अगर आप मिलन को भी ईयर टू ईयर करोगे, तो दोनों की ईयर टू ईयर का कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हो कि 2 सालों में कितना, क्या उसका इफेक्ट है। मैं तो उसके स्ट्रेटेजिक कोर पे जाऊंगा ना। अब बात समझने, मैं तो ये देखूंगा कि रिलर ओवरऑल कंपनी कितनी बड़ी है, रादर देन के 1 साल के अंदर क्या हुआ है। आप समझे बात? जी सर। जी सर। सही है। इसके बाद आप, आपकी बात सही है, आप कमेंट कर सकते हो। आप अगर उसमें भी क्या कमेंट करोगे मुझे बताइए? रिलर का आपने बोला ना रेवेन्यू कम है, तो यहाँ भी तो आप यही बोलोगे ना कि मिलन कंपनी बड़ी है, और सॉरी रिलर कंपनी बड़ी नहीं, है। मैं ये नहीं कह रहा रेवेन्यू कम है, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक उसके जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है रेवेन्यू में वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू मिनर। रिलर नहीं वो रिलर का लाइक मुझे आप 2% इंक्रीज आया है, लेकिन मिनियन का जो लास्ट ईयर से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो 1.98% हुआ है। और जीपी मार्जिन जो रिलर का है वो 23% है, लेकिन मिनियन का 12.6% है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं, मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं है। वो जो कंपनी को एक्वायर करने जा रहे थे, वो क्या क्या करने उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्सपेंशन, या नहीं याद आ रहा यस है? सर। जी तो सर। भाई तो मैंने जब कंपनी एक्वायर की तो एक्सपेंड तो कर लिया ना मैंने। अब वो एक अलग बात है कि वो ईयर टू ईयर कंपैरिजन में प्रॉफिट कम लेवल से इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंशन तो हुई ना ज्योग्राफिकल, और आपकी क्या कहते हैं मार्केट सेक्टर की। जी सर। इसके अलावा ऑपरेशनल सिनर्जिस्टिक भी बेनिफिट्स हैं। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बात मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताऊं भाई, एक सवाल आया था, उसमें ये था कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीद रही थी, जो दूसरी कंपनी थी, जो पहली कंपनी का उसका बिलियन का रेवेन्यू था जो कंपनी खरीद रही थी, जबकि जो दूसरी कंपनी थी उसका चंद कुछ लाख डॉलर रेवेन्यू था। तो वहां पे बड़ा जबरदस्त था कि भाई उसने बोला इसका ऑब्जेक्टिव है कि उस कंपनी, वो जो बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रही है वो कंपनी, तो सिर्फ और सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेसिटी एक्सपेंड करना था। आप बात समझो। जी सर। तो भाई ये देखो, ये आपके हर सवाल का कॉन्टेक्स्ट, हर सवाल का ऑब्जेक्ट उससे टोटली डिफरेंट हो जाएगा, वो आपका एनालिसिस इससे बनेगा। प्रैक्टिस ही हम चीज की कर रहे हैं। समझ जी रहे हैं सर। बात? जी सर। और कोई सवाल?
सर दूसरा ये कि जो मार्जिन से ही मेरे माइंड में बात आ रही थी कि अगर मार्जिन इसका इतना कम है तो हम ये देख सकते हैं कि लाइक वो क्वेश्चन राइज हो रहा था इसमें, पूछ रहे थे कि हमें इसको एक्वायर करके नेम पेरेंट का रखना चाहिए या सेपरेट कंपनी बनानी चाहिए। हम्म। तो नहीं उसमें नहीं, मैं जी जी। जी सर। हाँ, उसमें तो आपका वो एक है ना, ब्रांड वाला भी था पॉइंट। जी सर, ब्रांड वाला। तो हाँ। लाइक इनका मार्जिन जो पेरेंट कंपनी है उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई है, तो इससे हम देख सकते हैं कि कस्टमर्स ऑलरेडी इसको प्रेफर कर रहे हैं कि जो रीलर है इसका एक ब्रांड नेम है जिसकी वजह से हायर प्राइस पे कर रहे हैं। लाइक पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें तो डीएचए या फिर अच्छा, जो बड़ी मैं हाउसिंग आपको बताता हूँ। सोसाइटीज हैं। जी जी जी, मैं बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात बताएं। देखो, आपने डीएचए का नाम लिया ना, तो डीएचए तो पूरा पाकिस्तान में। जी सर। उसके डीएचए तो मुकाबले में पाकिस्तान में जो है ना। छोटी कंपनीज हैं उनका हाँ। रेट कम होता है, उनका मार्जिन भी कम होता है। DHA तो है, उसकी कंपनी से relevant नहीं है पाकिस्तान। आवाज कट रही है सर आप। मैं बोल रहा हूँ डीएचए इसलिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में है। जी सर। बताओ, रेलेवेंट वो होगी जो कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंपनी जैसे कराची की कंपनी हो सिर्फ। अब अगर जी सर। कराची में कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है और जी एक सर। दूसरा है वो पंजाब के किसी शहर में बेच रहा है, जी अब आप सर। बताओ। और वो दोनों ही ऐसी कंपनीज हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं, यानी कि इस केस में भी ऐसा ही है कि चलो रेवेन्यू कम है लेकिन वहां पे वो काम कर रही है। सही है। तो भाई जी दोनों सर। को अलग अलग नाम से रखना जरूरी इसलिए कि दोनों की रिकॉग्निशन है। वो एक अलग बात है ना कि नीचे ब्रैकेट में जब मार्केटिंग होती है तो वहां एक बात कर दी जाती है कि दोनों की पार्टनरशिप है। सही है। जी सर। सही है, तो ब्रांड भी मेरे ख्याल में इस केस में मुझे लगता है कि दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। क्योंकि अच्छा, एक वजह ये भी है कि ना सिर्फ ये कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है, चलो ज्योग्राफिकल वो छोड़ो, मार्केट सेक्टर भी अलग है। आप समझ लो बात। और जी मार्केट सर। सेक्टर में बहुत बड़ा फर्क है। एवरेज प्राइस देखो ना कितना फर्क था। उसकी एवरेज जी प्राइस सर। कितनी ज्यादा थी, इसकी कितनी कम है। तो जी सर। ब्रांड आप बताओ, ब्रांड तो दोनों का अलग ही हो गया ना भाई। क्वालिटी उसकी क्या है, इसकी क्या है। जी सर। चले ठीक है। और कोई सवाल है? नो। और कोई सवाल? चले ठीक है, हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है जी। सर थैंक यू। चले, हाँ, मैं जो है ना आज की फाइल आप लोगों से शेयर कर लूंगा। अल्लाह हाफिज।